हाय एवरीवन, आज हम लिखने वाले हैं जावा के अंदर अपना सबसे पहला कोड। और इस कोड को लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे एक कोड एडिटर का जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड यानी वीएस कोड। अब कोड एडिटर क्या होता है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते थे, मैथ को पढ़ते थे तो उसके नोट्स हम कहाँ पर सॉल्व करते थे, नोटबुक के अंदर। साइंस हम पढ़ते थे तो साइंस को भी नोट्स बनाकर हम नोटबुक के अंदर लिख कर प्रैक्टिस करते थे। तो वैसे कोड को लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो होते हैं हमारे कोड एडिटर्स। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया, एक्लिप्स हो गया एंड और भी बहुत सारे। आप चाहे तो इस कोर्स के लिए किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं जहां पर जावा रन होती हो या लिखी जाती हो। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो बहुत सारे ऑनलाइन कोड एडिटर्स भी अवेलेबल हैं। इनको कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको कुछ हेल्पफुल बोनस हमने लिंक्स दे रखे होंगे, वीडियोस दे रखी होंगी, प्लस आपको कुछ कुछ कोड एडिटर्स के नाम दे रखे होंगे जो काफी पॉपुलर है मार्केट में। अब जितने भी कोड एडिटर्स हमने बताए हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इनके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता इनको यूज करने के लिए। तो जावा को रन करना, उसको प्रैक्टिस करना कंप्लीटली फ्री है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने पहले जावा कोड की। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी विजुअल स्टूडियो कोड की ओपनिंग विंडो। यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पर दिख रही है। आपके वीएस कोड में ऐसा नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि मेरे वीएस कोड में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कोड पहले लिखा हुआ है तो वो फाइल्स धीरे धीरे दिख जाती है। पर आपने अगर अभी फ्रेश खोला है तो वहां पर जो वेलकम स्क्रीन है कंप्लीटली खाली होगी, पर यहाँ पर स्टार्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा न्यू फाइल। न्यू फाइल से हम एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक नई फाइल क्रिएट हो गई है हमारे वीएस कोड के अंदर। और इस फाइल में कुछ भी लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। एक कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव करने के लिए हमने प्रेस किया Ctrl+S। इस फाइल को हम सेव करने वाले हैं डेस्कटॉप के ऊपर। एक नया फोल्डर बनाएंगे, इसको नाम देंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोल्डर हमने कर लिया है क्रिएट एंड इसको नाम हम देंगे जावा बेसिक्स डॉट जावा। अब जावा बेसिक्स हमने अपनी फाइल का नाम लिया है और उसको एक्सटेंशन क्या दिया है, उसको एक्सटेंशन दिया है डॉट जावा। अब एक्सटेंशन क्या होती है, जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल के नाम में हमेशा डॉट समथिंग होता है। आपने नोटिस किया होगा बचपन में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया होगा तो वहां पर .txt फाइल्स होती थी। तो वो होती है हमारी सबसे बेसिक टेक्स्ट फाइल्स जहां हम सिर्फ इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो सब लिखते हैं। वैसे ही अगर आपको जावा की फाइल बनानी है तो आपको फाइल के नाम के बाद डॉट जावा हमेशा ऐड करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर को पता चले, आपके कंपाइलर को पता चले कि ये एक जावा की फाइल है। ऐसे ही C++ की फाइल क्रिएट करते हैं तो .cpp लिखते हैं, सी की फाइल क्रिएट करते हैं तो .c लिखते हैं, पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं तो .py लिखते हैं, HTML की करते हैं तो .html लिखते हैं। ऐसे ही हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि इस फाइल के अंदर एक्चुअली है क्या। तो इस फाइल के अंदर है हमारा खूब सारा ढेर सारा जावा का कोड जिसको हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डॉट जावा एंड इसको हम कर देंगे सेव। जैसे ही हमने सेव किया ये लोकेशन आ गई कि ये कहाँ पर है फाइल। ये फाइल हमारे यूजर्स में जाकर डेस्कटॉप के ऊपर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर सेव हुई है। देख भी लेते हैं एक्चुअली कैसे क्रिएट हुई है। ये रहा हमारा फोल्डर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इसके अंदर आप नोटिस करेंगे तो ये जावा बेसिक्स डॉट जावा के नाम से एक फाइल आ गई है। इसी फाइल को हमने क्रिएट किया है। अब वापस आ जाते हैं अपने एडिटर के ऊपर। हम अपनी जावा फाइल के अंदर सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ना, इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे शब्द सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे विचित्र वर्ड्स सुनेंगे जिनके शायद हमें अभी मतलब समझ नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही हम 5-10 लेक्चर्स कर लेंगे और फाइनली ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ये आपके पास एक टॉपिक की तरह दिखाई दे रहा होगा आपके लास्ट वाले चैप्टर्स में। जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ों के मतलब क्लियर हो जाएंगे कि जो जो विचित्र वर्ड आज हम सुन रहे हैं उनके एक्चुअली मीनिंग क्या होते हैं। तो आज पहली क्लास में हमें मीनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है चीज़ों के वर्किंग पर कि हम एक्चुअली एक कोड लिखकर उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं क्या, उस कोड में किन चीज़ों का क्या मतलब है वो हमें टाइम के साथ धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन कोडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी मोटिवेशन बनाए रखना और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा फन रखना। तो फन को फर्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा किल ऑफ नहीं करना चाहते, इसीलिए अभी के लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आएंगे, उनके मतलब अभी नहीं भी समझ में आते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ पेशेंस रखनी है। बाद वाली क्लासेस में उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम अपना जितना भी कोड होता है उसको लिखने के लिए एक क्लास को डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास जावा बेसिक्स।
अब एक क्लास क्या होती है? क्लास जैसे हमने क्लासरूम सुना होगा कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर सारे बच्चे बैठे होते हैं और सारा का सारा काम क्लास के अंदर बैठकर ही किया जाता है। वैसे ही हमारे जावा के अंदर एक क्लास होती है जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं और सारा का सारा जो कोड वाला काम होता है वो उस क्लास के अंदर ही होता है। तो इसको वैसे ही विजुअलाइज करना है, एक क्लास है जहाँ सारा का सारा काम होना है। तो क्लास के लिए हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है। पब्लिक का मतलब भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बाकी अभी के लिए पब्लिक मतलब जो सबको दिखाई दे। तो पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम हमने रखा है जावा बेसिक्स। जावा के अंदर क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए, मतलब जो भी हमारी पब्लिक क्लास होती है उसका नाम और जो हमने डॉट जावा से अपनी फाइल बनाई है उन दोनों का नाम हमेशा सेम होना चाहिए। इस क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो विचित्र शब्द सुनाई दे रहे हैं अभी, पब्लिक, क्लास, मेन, स्टैटिक, वॉइड, इनके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, अब ये मैंने 6-7 एलियन लेवल के जो है वर्ड्स बोल दिए, बट बहुत आसानी से समझाऊं तो ये है एक फंक्शन। फंक्शन को हम समझ सकते हैं एक मैजिक बटन, एक ऐसा मैजिक बटन जिसको दबाने के बाद चीज़ें हो जाती हैं। तो वैसा ही एक फंक्शन है, मैजिक बटन है जिसका नाम है मेन। अब मेन फंक्शन सबसे पहली चीज़ होती है जो जावा का कंपाइलर ढूंढता है जब भी उसे जावा के कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। इतनी छोटी सी चीज़ है, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो इतना कोड है जावा का, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। आप जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखें, किसी भी कोड एडिटर में लिखें, कहीं पर भी जाकर लिखें, आपको इतना कोड हमेशा लिखना ही लिखना पड़ेगा। यानी आपको एक पब्लिक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक मेन फंक्शन। ये दो चीज़ें हैं, पब्लिक क्लास और मेन फंक्शन, जो हमें हमेशा बनानी ही पड़ती हैं जब भी कोई जावा का कोड लिखना होता है। और इस कोड को, मतलब ऐसा कोड जिसे हमें हमेशा लिखना होता है, इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट यानी जो हर बार लिखा जाएगा, जो एक टेम्पलेट है। तो ये एक टेम्पलेट है एक जावा के कोड का, और जितनी भी हम लाइनें लिखने वाले हैं, हम पर्सनली टाइप करके जो भी कोड लिखेंगे वो सारा आएगा इस मेन फंक्शन के अंदर। यानी हम एक मैजिक बटन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम अपने कोड का मैजिक करने वाले हैं। ये जितनी भी लाइनें हैं इतने स्पेस में, मतलब इस कर्ली ब्रेस एंड इस कर्ली ब्रेस के बीच में जो भी हम लाइनें लिखेंगे वो सारा हमारा कोड होगा, हमारा जावा का कोड। तो अभी के लिए ऑलरेडी जो भारी सा कोड हम पहले से लिखते हैं जिसके मतलब को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्यों है, क्या उसका मतलब है, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी। बॉयलर प्लेट कोड हमें बार बार दिखता रहेगा। अब सबसे पहली चीज़ जो जावा के अंदर हम सीखने वाले हैं वो है आउटपुट लेना। अब जावा का ये जो कोड होता है इसको हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। मतलब जो भी हम कोड लिखेंगे वो सारा अगर इस बॉक्स के अंदर आ जाए तो ये बॉक्स क्या करेगा, ये कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। मान लीजिए अगर हम गूगल सर्च करते हैं, गूगल पर जाकर, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम गूगल सर्च के ऊपर कुछ भी लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो हमने टाइप की चीज़ें, इसको हम कहते हैं इनपुट, जो हमने गूगल सर्च को दिया है। और जब गूगल सर्च इसका हमें मतलब रिटर्न कर देता है, मतलब हेलो के लिए अगर हमने सर्च किया और गूगल सर्च ने वापस दिया कि हेलो का ये मतलब होता है, तो वो होता है आउटपुट। गूगल सर्च के पीछे अपना कुछ और कोड होगा, उस कोड ने क्या किया, आपके हेलो को एज इनपुट लिया और उसका जो मीनिंग था उसको एज आउटपुट रिटर्न कर दिया। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि आपका जावा का कोड क्या कर सकता है। तो जावा कोड के अंदर हम कुछ कुछ इनपुट देते हैं, कोड कुछ कुछ उसके साथ काम करता है और फिर हमें एक फाइनल आउटपुट रिटर्न करके दे देता है। और इस पूरी सीरीज में हम थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आउटपुट कैसे दिखाते हैं, फिर हम सीखेंगे कोड के अंदर चीज़ें काम कैसे करती है, बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं हमारे कोड के, एंड उसके बाद हम सीखेंगे कि कोड एक्चुअली इनपुट कैसे लेता है। सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट के लिए हमने एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखी हुई है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर। लाइन में लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर ये पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं, फिर लिखा है हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा है, इन कोट्स के अंदर, और फिर हमने लगाया है एक सेमीकोलन। अभी के लिए ये जो सिस्टम डॉट आउट है इसको हम इग्नोर करते हैं और प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट होता है हमारा एक फंक्शन, यानी
एक मैजिक बटन जिसको दबाने से काम हो जाता है। इस प्रिंट को लिखने से हमारा कुछ भी चीज़ जो भी हमें प्रिंट करवानी है स्क्रीन पर वो प्रिंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड को, जो है हमारा आउटपुट, और ये वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। इसको हमने कहाँ लिखा है? इसको लिखा है हमने डबल कोट्स के अंदर। तो प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगाकर डबल कोट्स के अंदर हम जो भी चीज़ लिख देते हैं वो वैसी की वैसी हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। और इस पूरी लाइन को हमने ख़त्म किया है एक सेमीकोलन के साथ। जैसे अगर हम इंग्लिश की एक लाइन लिखें, दिस इज़ अ लाइन, तो लाइन को लिखने के बाद हम हमेशा क्या करेंगे? एक पीरियड साइन यूज़ करेंगे, यानी एक टर्मिनेटर लगाएंगे। टर्मिनेटर वो गन वाला टर्मिनेटर नहीं, इंग्लिश का टर्मिनेटर होता है कि आपने डॉट लगा दिया मतलब लाइन को ख़त्म कर लिया। अगर हमने हिंदी की कोई लाइन लिखी, मैं हूँ, तो इस लाइन के बाद हम एक पूर्ण विराम लगाते हैं। ये पूर्ण विराम दिखाता है कि हमारी हिंदी की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ही जावा के अंदर हमारी एक लाइन खत्म हो गई है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं? ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इस टर्मिनेटर का। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये तो हो गई बहुत सारी थ्योरी की बात। अब जो हमने फाइल बनाई थी अपने कोड एडिटर के अंदर, उसके अंदर लिखकर हम एक्चुअली देखेंगे कि आउटपुट निकलता कैसे है। हमारे कोड के अंदर हमने क्लास लिखी थी, हमने बनाया था मेन फंक्शन, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं अपनी आउटपुट वाली लाइन, यानी सिस्टम। हमें खास ध्यान देना है कि सिस्टम का एस जो है वो कैपिटल हो, उसके बाद जो हम आउट लिख रहे हैं उसमें ओ स्मॉल हो, उसके बाद जो प्रिंट हम लिखने वाले हैं उसमें पी भी स्मॉल हो, एंड उसके बाद लगाएंगे पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो चीज़ जो हमें प्रिंट करानी है। हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, और फिर लगा देंगे अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये जो पूरी लाइन है ये क्या करेगी? हमारे आउटपुट में, यानी हमारी कंसोल विंडो के ऊपर, ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगी। इसको हम कर लेते हैं सेव, एंड नीचे जाकर अपने प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। सबसे पहले हम एंटर करने वाले हैं अपने फोल्डर के अंदर जिसमें हमने अपनी जावा की फाइल को बनाया था। तो लिखेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर हमें जाना है अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली फाइल पर। चीज़ें कर लेते हैं क्लियर। अब इस कोड को रन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस कोड को करने वाले कंपाइल। कंपाइल करने के लिए हमें लिखना पड़ता है जावा सी। तो यहाँ से हम जावा के कंपाइलर को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपनी फाइल का नाम java basics.java। तो यहाँ से हमने अपनी फाइल को कंपाइल कर दिया है, एंड अब रन करेंगे अपने कोड को। तो लिखेंगे जावा, तो ये हो गया है प्रिंट हमारे लिए हेलो वर्ल्ड, यानी जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी हेलो वर्ल्ड वो वैसे की वैसी हमारे लिए हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ गई है। अब यहाँ पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिखना चाहूँ, मान लीजिए मुझे लिखना है हेलो श्रद्धा, तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, रन कर लेती हूँ। मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ? हेलो श्रद्धा। और आपने नोटिस किया होगा VS कोड में मैंने दोबारा इसको कंपाइल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इस कोड एडिटर के अंदर जैसे ही आप जावा लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल एंड रन हो जाता है दोबारा से, तो बार बार हमें कंपाइल नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन एडिटर पर हैं जहाँ पर कंपाइल का ऑप्शन अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा, फिर आपको रन करना पड़ेगा। मान लीजिए हेलो की जगह अगर मुझे कंप्लीटली अब कुछ और लिखना है, 1 2 3 4 5, तो ये भी वैसे का वैसा मेरे कोड से प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 5। अब कुछ लोगों के कोड एडिटर्स में परसेंटेज का साइन आ रहा होगा लास्ट में। ये परसेंटेज का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन मतलब कोई एंडिंग लाइन कैरेक्टर नहीं दिया है, पर कुछ के में नहीं भी आ रहा होगा तो ये कैरेक्टर आ रहा है, तो इसको बस इग्नोर करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ खास ध्यान देना है जो भी हमारे लिए प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने देखा कि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सारी चीज़ वैसी की वैसी हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। बस हमें बाहर क्या लिखना है? बाहर हमें कॉल करना है अपने मैजिक बटन को। मैजिक बटन क्या है? system.out.print, और ये प्रिंट है एक फंक्शन जिसको हम बार बार कॉल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट से मैं अपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हटा दूं एंड उसके बाद सेव करके इस कोड को रन करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास एक एरर आएगा। एरर कह रहा है कि मेरा जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो एक्सपेक्टेड था। कहाँ पर एक्सपेक्टेड था? इस लाइन के बाद एक्सपेक्टेड था। तो ये कंपाइलेशन फेल्ड एरर आ गया, इसीलिए मुझे अपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को इस लाइन के एंड में लगाना पड़ेगा।
तो इसको सेव कर दिया, दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन किया तो इस बार कोड दोबारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो आप भी जब फर्स्ट टाइम अपना कोड रन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपने इस P को कैपिटल लिख दिया है, इस S को हमने स्मॉल लिख दिया है, इस S को स्मॉल लिख दिया है, इस मेन को हमने कैपिटल लिख दिया। तो इस तरीके के अपर केस लोअर केस वाले जो एरर्स आते हैं वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसे कोई एरर्स आ रहे हैं तो उनको हम साथ के साथ ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक खास चीज़ देखते हैं, अगर मैंने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड, मान लीजिए मैं 3 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, 3 बार ये सेम प्रिंट स्टेटमेंट को अपने कोड के अंदर लिख दिया। तो मेरे कोड के अंदर 3 लाइनें आ गई। इसको अगर मैं दोबारा रन करना चाहूँ, जावा जावा बेसिक्स डॉट जावा, तो क्या होगा, मेरे लिए पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें सेम लाइन में प्रिंट हो रही हैं, पर मुझे अपने हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइंस में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट की जगह मुझे बस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ln यानी इट्स यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रिंट ln कर दिया, वैसे ही मेरा कोड क्या करेगा, मेरा कोड इस चीज़ को प्रिंट करवाने के बाद एक लाइन का स्पेस दे देगा, फिर वो इस लाइन को प्रिंट करवाएगा, और क्योंकि यहाँ पर भी ln है तो वो क्या करेगा, इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के बाद भी एक लाइन का स्पेस दे देगा। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी ln है तो वो दोबारा से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएगा और दोबारा से एक लाइन का मुझे स्पेस दे देगा आउटपुट कंसोल के अंदर। इसको सेव करके चेक करते हैं। इस बार जो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ उसमें क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड आया, फिर आया एक लाइन का स्पेस, यानी अगला जो भी अब आउटपुट आना था वो अब नेक्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद दोबारा से हेलो वर्ल्ड आया, फिर दोबारा से नेक्स्ट लाइन एंड दोबारा से हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से 2 फंक्शंस होते हैं प्रिंट के, एक होता है सिर्फ प्रिंट जिसमें नेक्स्ट लाइन नहीं दी जाती है आउटपुट के बाद, और दूसरा होता है हमारा प्रिंट ln जिसमें लाइन दी जाती है आउटपुट के बाद। अब ये जो नेक्स्ट लाइन हमने दी है इसको थोड़ा सा और हल्का सा विजुअलाइज करते हैं। इस ln की जगह मैं एक और चीज़ यूज़ कर सकती थी। क्या चीज़, मैं लिख सकती थी बैकस्लैश। आपके राइट साइड में कीबोर्ड के ऊपर आपको बैकस्लैश दिख जाएगा, ये स्लैश लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ ख़त्म होता है, और फिर हम लिखते हैं n, और ये ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा अलग कलर में हाईलाइटेड है। इसको हम कहते हैं बैकस्लैश n या फिर नेक्स्ट लाइन। यहाँ सेम चीज़, एंड इसको अगर मैं सेव करके अब रन करूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा आउटपुट आया है। यहाँ पर मुझे ln को हटाना है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड उसके बाद नेक्स्ट लाइन, हेलो वर्ल्ड उसके बाद नेक्स्ट लाइन एंड देन अगेन हेलो वर्ल्ड। ये कैसे हुआ, ये जो बैकस्लैश n है इसको हम अपने सेंटेंस के अंदर कहीं भी डाल देते हैं, वहाँ से ये एक नेक्स्ट लाइन दे देता है। यानी इसके बाद अगर मैंने एक और हेलो वर्ल्ड लिखा होता और इसको मैं सेव करती तो पहले ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता जो प्रिंट हुआ फर्स्ट लाइन में, उसके बाद आती है एक नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन का स्पेस आ गया, उसके बाद प्रिंट होता मेरा ये हेलो वर्ल्ड जो कि प्रिंट हुआ यहाँ पर। उसके बाद कोई नेक्स्ट लाइन नहीं है क्योंकि अब मैंने प्रिंट ln यूज़ नहीं किया, तो नेक्स्ट जो हेलो वर्ल्ड है वो सेम लाइन में प्रिंट हुआ, एंड फाइनली प्रिंट हुआ मेरा लास्ट हेलो वर्ल्ड इस लाइन के अंदर। अगर मैं इन दोनों लाइंस को हटा दूं और अब मैं अपने बैकस्लैश को देखूं तो यहाँ पर इस हेलो के बाद अगर मैं एक और बैकस्लैश ले आऊँ, इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लियर करके इसको करते हैं दोबारा एक बार रन, तो क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर, उसके बाद हमने दे दिया नेक्स्ट लाइन, तो सारा का सारा बाकी का आउटपुट नेक्स्ट लाइन में जाएगा। उसके बाद प्रिंट होगा हेलो जो प्रिंट हुआ यहाँ पर, उसके बाद दोबारा से बैकस्लैश n यानी आगे का सारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पहले प्रिंट होगी एक छोटी सी स्पेस एंड उसके बाद प्रिंट होगा वर्ल्ड, तो यहाँ पर आई एक स्पेस एंड उसके बाद आया हमारे पास वर्ल्ड। तो 3 तरीके देखे हमने आउटपुट को प्रिंट करने के, इन तीनों को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। जावा में हमने 3 तरीके का आउटपुट डिस्कस किया है, इनमें से सबसे पहला है प्रिंट, यानी हम एक लाइन लिखते हैं system.out.print और इसके अंदर हम जो भी आउटपुट लिखेंगे वो वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये जो डबल कोट्स हैं यानी ये वाले कोट्स, इनको हम कहते हैं एक स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग यानी एक पैराग्राफ जो वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो है ये एक स्ट्रिंग है जो वैसे की वैसी हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। दूसरा मेथड देखा हमने प्रिंट एलएन का। प्रिंट एलएन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रिंट एलएन के लिए हम वही लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और प्रिंट एलएन के अंदर हम वही चीज़ लिख देते हैं जिसको हमें कराना है प्रिंट। तो इस बार क्या होगा, एलएन की वजह से जो भी आउटपुट होगा उसके बाद हमारा सारे का सारा नेक्स्ट सीरीज ऑफ आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आकर प्रिंट होगा। और थर्ड है बैकस्लैश एन और प्रिंट एलएन दोनों सेम काम करते हैं। बैकस्लैश एन जहां भी आ जाता है वहां से आगे का आउटपुट हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो जब भी हमें जिस भी तरीके का आउटपुट प्रिंट कराने की जरूरत पड़ेगी हम इन तीनों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अभी के लिए ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमें बस ये याद रखना है जब भी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना है ये लाइनें हमें लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। एंड डबल कोट्स के अंदर हम अपनी मर्जी से वो चीज लिख सकते हैं जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब सॉल्व करने वाले हैं आउटपुट पर बेस्ड एक बहुत बेसिक से सवाल को। इस सवाल में हमें प्रिंट करना है इस गिवन पैटर्न को। पैटर्न को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। पैटर्न में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहली लाइन में हमें प्रिंट करवाने हैं 4 स्टार्स। ये स्टार्स को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? स्टार्स के लिए हम एस्टरिस्क का यूज़ करेंगे। हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक एस्टरिस्क का की होता है, उसको हम एज अ स्टार ट्रीट कर रहे होंगे। तो पहली लाइन में हमें प्रिंट करवाने हैं बैक टू बैक 4 स्टार्स। दूसरी लाइन में हमें प्रिंट करवाने हैं बैक टू बैक 3 स्टार्स। तीसरी लाइन में प्रिंट करवाने हैं बैक टू बैक 2 स्टार्स। एंड चौथी लाइन में प्रिंट करवाना है 1 स्टार। तो इसको करवाने का क्या प्रोसेस रहेगा? पहली लाइन में हम लिख रहे होंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है SYSO सिसो। आप अपने जब कीबोर्ड में टाइप कर रहे होंगे तो हमें टाइप करना है पूरा का पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। बस लिखने के लिए मैंने इसको SYSO सिसो बोल दिया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम टाइप करेंगे पहला एस्टरिस्क, पहला स्टार, फिर दूसरा स्टार, फिर तीसरा स्टार, फिर चौथा स्टार। और यहाँ पर हमें जो फंक्शन यूज़ करना है वो फंक्शन होगा प्रिंट एलन वाला। अगर हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी, मतलब सारे के सारे स्टार सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो हमें ये यूज़ नहीं करना, हमें प्रिंट एलन का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हम दोबारा से क्या करेंगे? दोबारा से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर हम प्रिंट करवाने वाले हैं 3 स्टार्स को। फिर तीसरी लाइन के अंदर हम फिर से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 2 स्टार्स को। एंड फाइनली हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे एक सिंगल स्टार को। तो इसी सेम कोड को हमें अपने कोड एडिटर के अंदर लिखना है। इसकी वजह से फर्स्ट जो लाइन है उसके अंदर 4 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर 3 स्टार्स, फिर 2 स्टार्स एंड फाइनली अ सिंगल स्टार। तो अपने पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी फर्स्ट लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर हम प्रिंट करवाने वाले हैं 4 स्टार्स को। नेक्स्ट हम लिखने वाले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड 3 स्टार्स। उसके बाद थर्ड लाइन में हम लिखने वाले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड 2 स्टार्स। एंड फाइनली लास्ट लाइन के अंदर हम लिखने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड अ सिंगल स्टार। इसको कर लेते हैं सेव। एंड आपने नोटिस किया होगा यहाँ हमने प्रिंट नहीं प्रिंट एलन यूज़ किया है, क्योंकि हमें एक नेक्स्ट लाइन चाहिए सब कुछ प्रिंट करवाने के बाद। तो इसको सेव करके हम करने वाले हैं रन। यहाँ लिखते हैं जावा बेसिक्स डॉट जावा, और हमारे लिए प्रिंट हो गया हमारा पैटर्न, जिसमें शुरुआत में 4 स्टार्स है, फिर 3 स्टार्स, फिर 2 स्टार्स, फिर 1 स्टार। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्टार की जगह अगर मुझे @ प्रिंट करना हुआ तो मैं वो भी प्रिंट कर सकती हूँ, सिंपली बाय चेंजिंग माई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट। अब अभी तो हमने सिर्फ ये पैटर्न प्रिंट कराया है। इसके बाद जावा के अंदर फंडामेंटल्स में हम बाद में लूप्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसके बाद हम बहुत सारे पैटर्न्स को प्रिंट करवाएंगे। हम स्क्वायर्स को प्रिंट करवा रहे होंगे, हम ट्राइंगल्स को प्रिंट करवा रहे होंगे, रेक्टेंगल को प्रिंट करवा रहे होंगे, इनफैक्ट बटरफ्लाइज को प्रिंट करवा रहे होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा मैजिकल प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ें करने का, पर उसका जो बेसिक बनता है, उसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट से
होती है। अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावा की, एंड बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जब हम बिगिनर्स की बात करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जावा के अंदर वेरिएबल्स कहने का क्या मतलब है? हमने मैथ के अंदर वेरिएबल्स पढ़े होंगे। जैसे अगर हमें मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम दिया जाता था, मान लीजिए हमें कोई रेक्टेंगल गिवन है जिसकी एक साइड है ए और उसकी दूसरी साइड है बी, तो इस ए की कुछ वैल्यू हो सकती है, इस बी की कुछ वैल्यू हो सकती है। मैथ के अंदर इसी ए और बी को वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का इंग्लिश में मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। तो जावा के अंदर भी वेरिएबल्स वैसे ही होते हैं, मतलब ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर जो हमें रेक्टेंगल दिया है, इसकी साइड्स के अगर कोई लेंथ डिफाइंड होती, तो इसमें हमने ए को ले लिया है 10 एंड बी की वैल्यू को हमने ले लिया है 5। और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर हमें निकालना होता तो उसका फॉर्मूला होता 2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। अब इस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो ए और ये जो बी है, ये है वेरिएबल्स, यानी इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कल को अगर इस रेक्टेंगल की जगह मुझे कोई स्क्वायर दे दिया गया जिसमें एक साइड a इज इक्वल टू 10 है, दूसरी साइड भी b इज इक्वल टू 10 है, तो वहाँ पर मेरे b की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। वहीं पर 10 की जगह अगर दोनों की वैल्यू 25 दी तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो a और b वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। दूसरे टाइप की चीज़ें होती हैं जावा के अंदर, जैसे 2 हो गया, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। 2 की वैल्यू कभी 4 नहीं हो जाएगी, कभी 10 नहीं हो जाएगी, कभी A B C नहीं हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यूज़ जो हमेशा वही रहती हैं, जिनका मतलब सेम होता है, यूनिवर्सल होता है, उनको हम कहते हैं लिटरल्स। जावा के अंदर बहुत सारे लिटरल्स होते हैं, जैसे हमारे 1 2 3 4 5 0, ये सारे के सारे नंबर लिटरल्स हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर A, कैरेक्टर B, कैरेक्टर C, ये कैरेक्टर्स के लिए हमने सिंगल कोट यूज़ किया है। कैरेक्टर D या @ या फिर अभी हमने जो एस्टरिस्क देखा, इनकी वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती क्योंकि इनकी वैल्यूज़ यूनिवर्सल है और हमें पता है, तो इनको हम कैरेक्टर लिटरल्स कहते हैं। तो जावा के अंदर 2 तरीके की यूनिट्स हो सकते हैं, एक होते हैं हमारे लिटरल्स और दूसरे होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे मैथ के वेरिएबल को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 10 या c इज इक्वल टू 5। जावा के वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उनका टाइप लिखना पड़ता है, यानी जावा को बताना पड़ता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। अभी के लिए टाइप क्या होता है, किन किन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए मानते हैं कि जो भी हमारे इंटीजर्स हैं उनके लिए हमें इंट सामने लिखना पड़ता है। सबसे पहले इंट लिखना पड़ता है, फिर हम लिखते हैं अपने वेरिएबल का नाम, यानी यहाँ हमारे वेरिएबल का नाम है a, फिर लिखते हैं उसकी वैल्यू, यानी a की वैल्यू है 10 एंड फाइनली हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन। ऐसे ही मुझे दूसरा वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो उसके लिए मैं लिखूंगी इंट b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये मेरे वेरिएबल का नाम है और ये मेरे वेरिएबल की वैल्यू है, और इज इक्वल टू लिख के मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू को नाम के अंदर असाइन कर दिया है। और ये जो वेरिएबल्स के नाम है a b c, या फिर जो हमारी क्लासेस के नाम होते हैं, जैसे हमने अपनी क्लास का नाम जावा बेसिक्स दिया है, या जो हमारे फंक्शंस के नाम होते हैं, जैसे हमारा मेन फंक्शन जिसको हम हर बार लिखते हैं, हमारा प्रिंट फंक्शन जिससे हम चीज़ें प्रिंट करवाते हैं, या हमारा प्रिंट एलएन फंक्शन, ये सारे के सारे जितने भी नाम होते हैं जावा के अंदर, इनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो ये जो a और b है, ये है हमारे आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल्स के नाम। अब जब भी हम वेरिएबल वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, एक वेरिएबल को बनाते हैं जावा के अंदर, तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, जावा के पास अपनी कोई मेमोरी है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या करते हैं लोग, बहुत सारे प्लॉट्स अपने काट लेते हैं। हर कोई प्लॉट के ऊपर अपना एक मकान बना लेता है, मकान के अंदर रहने लग जाता है और अपने घर का उनका कुछ एड्रेस होता है। वैसे ही जावा के अंदर जो भी वेरिएबल्स, जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कराते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, ये है जावा की मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। जैसे हमने छोटे छोटे प्लॉट्स काट लिए अर्थ के ऊपर, वैसे ही ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। अब जैसे ही मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया मेमोरी के अंदर, इंट a इज इक्वल टू 10, वैसे ही क्या हुआ, एक ब्लॉक रिजर्व हो गया मेमोरी के अंदर जिसको नाम हमने दे दिया a,
यानी अपने वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई हमारे वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 10। अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करूं int b इज इक्वल टू 5, तो अब क्या हुआ, एक ब्लॉक बन गया मेमोरी के अंदर, उसके अंदर हमने स्टोर करा दिया 5 को और उसका नाम हमने दे दिया b। अब मैं चाहूँ तो तीसरा वेरिएबल भी बना सकती हूँ int c इज इक्वल टू 25। इससे क्या होगा, एक नया ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा मेमोरी के अंदर जिसका नाम हो जाएगा c और जिसमें वैल्यू हम स्टोर कर देंगे 25। एंड सिर्फ नंबर्स ही नहीं, अगर मान लो मुझे किसी का नाम स्टोर कराना है, जैसे मुझे कोई नाम स्टोर कराना है, अभी स्ट्रिंग को इग्नोर करना है, नेम, मेरे वेरिएबल का नाम है नेम और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होने वाली है, वैल्यू स्टोर होने वाली है टोनी स्टार्क। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई ब्लॉक लिया जाएगा, उसमें पूरा टोनी स्टार्क जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर कराया जाएगा और उसको नाम हम दे देंगे वेरिएबल का नाम यानी नेम। तो जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाते हैं अपने जावा के कोड के अंदर, मेमोरी के अंदर एक डब्बा रिजर्व हो जाता है, उसके अंदर हमारे वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाती है एंड उस जगह को क्या नाम दे दिया जाता है, जैसे घर को हम कोई नाम दे दें वैसे ही उस जगह को नाम दे दिया जाता है वेरिएबल का नाम। अब ये जो मेमोरी के अंदर सारे ब्लॉक्स हैं इनका अपना कुछ एड्रेस भी होता है, जैसे हर घर का अपना एक एड्रेस होता है, वैसे ही इस ब्लॉक का हो सकता है एड्रेस हो 1000, इस ब्लॉक का एड्रेस हो सकता है 1004, इस ब्लॉक का मान लीजिए एड्रेस है 5000। ये मैंने रैंडम नंबर्स लिख दिए लेकिन मेमोरी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है तो हर ब्लॉक का अपने हिसाब से कोई एक एड्रेस होता है और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ब्लॉक्स का साइज सेम हो। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा ब्लॉक जो एक इंटीजर को मतलब एक नंबर को स्टोर करा रहा है उसका साइज छोटा हो और ये ब्लॉक जो इतनी बड़ी स्ट्रिंग को स्टोर करा रहा है इसका साइज बड़ा हो। तो इस हिसाब से जिस टाइप का आप डेटा स्टोर कराते हैं मेमोरी में उस हिसाब से आप या तो बड़ी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं या छोटी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अब एक बार अपने कोड में अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था अपना वेरिएबल a इज इक्वल टू 10। तो अभी के लिए सिर्फ इस a इज इक्वल टू 10 पर ध्यान देना है, इस इंट को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये इसका टाइप है। दूसरा हमने एक वेरिएबल बनाया था b इज इक्वल टू 5 को। अब इन वेरिएबल्स को चाहे तो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। इनको प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेम स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी system.out.println एंड इसके अंदर मान लीजिए सबसे पहले हम प्रिंट करवाना चाहते हैं a को, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डबल कोट्स के अंदर a लिखा है। एक बार देख लेते हैं डबल कोट्स के अंदर a लिखने से प्रिंट क्या होगा स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है a। डबल कोट्स के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो वैसी की वैसी ही प्रिंट हो जाती है, पर यहाँ पर हमें a नहीं प्रिंट करवाना, यहाँ पर हमें a की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो यहाँ डबल कोट्स a की जगह हम सिंपली लिखेंगे a। अब इस a को प्रिंट करवाने के लिए हमने सेम लाइन को एग्जीक्यूट किया और अब प्रिंट हुई है a की वैल्यू यानी 10। सेम तरीके से हम b की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, system.out.println b। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो इस बार पहले a प्रिंट हुआ, उसके बाद b प्रिंट हुआ विच इज़ 5 एंड सिर्फ a b ही नहीं, हम कोई और वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए एक और वेरिएबल बनाया नेम जिसके अंदर मैंने स्टोर कराया है टोनी स्टार्क। अब मुझे क्या कराना है, टोनी स्टार्क को प्रिंट करवाना है, प्रिंट ln नेम। तो इस बार जो नेम है वो कैसे प्रिंट होगा, यहाँ मैंने लाइन को किया एग्जीक्यूट, पहले a की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर b की वैल्यू प्रिंट हुई एंड फाइनली मेरे लिए मेरा नेम वेरिएबल जो था वो मेरी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ गया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू, इनका नाम ही वेरिएबल इसलिए क्योंकि वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो इनकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा प्रोग्राम रन करने के बाद मेरा मन किया कि a की वैल्यू मुझे 10 नहीं रखनी, a की वैल्यू मुझे 50 रखनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली a इज इक्वल टू 50 करके मैंने इस लाइन के अंदर a की वैल्यू को 50 कर दिया। और अब अगर मैं system.out.println ये स्टेटमेंट लिखूं और इसके अंदर लिखूं a, तो मेरे लिए अलग वैल्यू प्रिंट होगी कि यहाँ तक का आउटपुट सेम है एंड लास्ट में जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा मेरे लिए स्क्रीन पर 50 क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो इसी तरीके से कहीं भी अगर हमें लगता है कि वेरिएबल की वैल्यू हमें चेंज करानी है तो उसको हम चेंज करा सकते हैं। इनफैक्ट एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे a को इक्वल कराना है b के, तो मैं क्या लिखूंगी, a इज इक्वल टू b। इससे क्या होगा, b के अंदर जो भी वैल्यू थी अब आकर a के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अगर b की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पर 5 जो है उठकर a के पास आ जाएगा और a की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो लास्ट में जो भी वैल्यू प्रिंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 5।
अब एक बार डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स के सामने ये जो हमने इंट लिखा है या ये जो स्ट्रिंग लिखा है या हम दूसरे टाइप के भी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, ये जो टाइप्स होते हैं ये आते कहाँ से, कितने टाइप्स होते हैं जावा के अंदर, एंड वेरिएबल के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की जावा के अंदर। जावा के अंदर दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रिमिटिव टाइप और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जावा के अंदर, जिन्हें हमें खुद से नहीं बनाना पड़ता, और नॉन प्रिमिटिव टाइप यानी जिन्हें हमें खुद से बनाना पड़ता है, यानी हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है उनको यूज़ करने के लिए। हमारी जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसमें शुरुआत में हम अपने प्रिमिटिव टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे एंड बाद में जाकर हम सीखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अभी के लिए नॉन प्रिमिटिव में हम हल्का सा, बहुत हल्का सा स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। बाकी हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। अब उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जावा जो होती है ये एक टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब इस लैंग्वेज में आपको वेरिएबल बनाने से पहले बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है। जैसे क्या आप एक फ्लोटिंग वैल्यू लिखना चाहते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू, जैसे 3.14 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, या अगर मान लीजिए आपको किसी पेंसिल का प्राइस, आपको कोई पेंसिल खरीदनी है, वो पेंसिल 10 रुपये 50 पैसे की है तो 10.5 उसका प्राइस है, तो वो भी एक फ्लोटिंग वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको ऐसे टाइप की वैल्यूज डिफाइन करनी है तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि कितनी जगह चाहिए और किस टाइप का डेटा हम स्टोर कराना चाहते हैं। अगर हमें कैरेक्टर स्टोर कराना है जिसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि किस टाइप का हम डेटा स्टोर कराना चाहते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें पहले से ही बताना पड़ता है उसको हम कहते हैं टाइप्ड लैंग्वेज। जावा, C++, पाइथन, ये तीनों हमारी टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अलावा ऐसी भी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमें बताना नहीं पड़ता कि हम किस टाइप का डेटा डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है जो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है, तो JS इसको कहते हैं। JS के अंदर आपको नहीं बताना पड़ता कि आप एक नंबर लिखना चाहते हैं या एक कैरेक्टर लिखना चाहते हैं या स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं या फ्लोटिंग वेरिएबल बनाना चाहते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सिंपली वैर लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर जिनको हम लिख सकते हैं और बिना किसी टाइप को डिफाइन किए हुए हम अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं। पर जावा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज जितनी स्ट्रिक्ट होती है उतनी ही सेफ होती है, मतलब उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए जावा के अंदर हमें पहले से बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं। अब थोड़े से डेटा टाइप्स को अपने कोड के अंदर लिख कर देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये इतने सारे डेटा टाइप्स एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अपने कोड में हम धीरे धीरे अलग अलग डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले एक बाइट को बनाते हैं, तो बाइट के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप, यानी जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले जावा को बताना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। यहाँ पर हमने पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया है विच इज़ बाइट। इस वेरिएबल को हम नाम दे देते हैं बी, और बाइट के अंदर हम स्टोर कराएंगे किसी भी रैंडम वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं। हमने स्टोर कराया है 8 को, और इस वैल्यू को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं system.out.println बी से, इसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये बाइट टाइप का डेटा है जिसमें हमने स्टोर कराया था 8 को। इसके अलावा मान लीजिए हमें कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है, जैसे ABCD ऐसे कैरेक्टर्स को स्टोर कराने के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे कैर। तो सारे डेटा टाइप्स जो है वो स्मॉल यानी लोअर केस लेटर से शुरू होते हैं। यहाँ पर कैपिटल C हम लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो स्मॉल c लिखना है। उसके बाद CH हमने वेरिएबल का नाम दिया है, और कैर के अंदर हमने स्टोर कराया है A को, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। सेम ऊपर वाली स्टेटमेंट हमें लिखनी है, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं CH की वैल्यू को, तो इसको हमने करवा लिया है प्रिंट, यानी 8 के बाद प्रिंट हो गया है A। ऐसे ही हम एक बूलियन टाइप का डेटा टाइप भी बना सकते हैं। जो हमारा बाइट होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक रेंज होती है, सिर्फ 256 नंबर्स ही बाइट टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकते हैं। कैर के अंदर सारे कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, यानी यहाँ पर ए भी अगर हमने दे दिया तो ये एरर दे देगा, हम सिंगल कैरेक्टर्स ही कैर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप होता है बूलियन। बूलियन के अंदर हम स्टोर कराते हैं या तो ट्रू या फॉल्स। तो बूलियन का लेते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू TRUE, तो इज इक्वल टू TRUE। तो स्मॉल t के साथ शुरुआत होती है और पूरा हम ट्रू लिख सकते हैं,
या फिर चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉल्स। तो वैर के अंदर दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो ये जो बूलियन टाइप के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इनके अंदर दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो ट्रू स्टोर हो सकता है या फॉल्स स्टोर हो सकता है। ये कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होते हैं, हम आगे बढ़ने वाले की कंडीशंस होती क्या है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पेंसिल का प्राइस स्टोर करना चाह रहे हैं 10.5 रुपीज़, तो उसको हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं यूजिंग अ फ्लोट डेटा टाइप। अगर हमें कोई इंटीजर स्टोर करना है यानी होल वैल्यू, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे इंट नंबर इज इक्वल टू 25। अब इसके अलावा एक होता है हमारा लॉन्ग और एक होता है हमारा डबल। अब जब हम कोई बड़ी वैल्यू का इंटीजर मतलब सेम नंबर ही स्टोर करना चाहते हैं पर बहुत बड़ा साइज हमें चाहिए, तो उसके लिए हम लॉन्ग यूज़ कर लेते हैं। और ऐसी वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल्स हो पर बहुत बड़ा नंबर हो, मतलब फ्लोट की से भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो, तो उसके लिए हम डबल का यूज़ कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट जो होगा हमारे पास एक शॉर्ट नाम का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर दोबारा से हम कोई नंबर स्टोर करा सकते हैं, मान लीजिए 240। तो इस तरीके से टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। इनमें से शॉर्ट को ज़्यादा इतना यूज़ नहीं किया जाता, इनफैक्ट बाइट को भी हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल केसेस में। बाकी सबको हम अच्छा खासा यूज़ कर रहे होंगे। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम सोच भी नहीं रहे होंगे कि हमें यूज़ क्या करना है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम कभी पैराग्राफ लिखने बैठते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इसमें ए लिखना है, बी लिखना है, द लिखना है, या हम कौन से लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, या कॉमा आएगा या फुल स्टॉप आएगा। हमें एक पॉइंट के बाद आदत हो जाती है। हिंदी के अंदर लिखने बैठते हैं हमें पता होता है कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। वैसे ही एक पॉइंट आएगा 3-4 क्लासेस के बाद जावा में जब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा किस टाइप का डेटा होगा, हमें ऑटोमेटिकली पता होगा किस टाइप का डेटा होगा। अब ये 8 के 8 जो भी डेटा टाइप्स हैं इनको डिफाइन करने का, ये इनके एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या है, क्यों हमारे पास 8 डेटा टाइप्स हैं, हमने 2-3 डेटा टाइप्स क्यों नहीं रख लिए। इसका रीज़न ये है कि हर डेटा टाइप का अपना एक डिफरेंट साइज होता है और साइज के हिसाब से मेमोरी के अंदर उसको जगह दी जाती है। जिसका छोटा साइज है उसे छोटी जगह दी जाएगी, जिसका बड़ा साइज है उसको बड़ी जगह दी जाएगी। मेमोरी के अंदर जो जगह दी जाती है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं और बिट का क्या मतलब होता है, बिट का मतलब होता है सिंगल इन्फॉर्मेशन। या तो 0 आ सकता है इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में 1 आ सकता है, ये हो जाती है 1 बिट। ऐसी ही 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम एक बाइट कह देते हैं। तो यहाँ से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगल बाइट है, तो बाकी सब का क्या क्या साइज होगा। बाइट जो होता है मेमोरी के अंदर वो एक बाइट का डेटा लेता है, मतलब एक बाइट की जगह को ऑक्यूपाई करता है। और इसके अंदर कितने नंबर्स हम स्टोर करा सकते हैं, हम स्टोर करा सकते हैं -128 to 127। ये टोटल 256 नंबर्स होते हैं जिनको हम बाइट टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। इसकी लिमिट है, अगर हम 128 को स्टोर कराना चाहेंगे या 150 को या 300 को स्टोर कराने निकलेंगे बाइट डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर, तो फिर हमारे पास एरर आ जाएगा, उसको हम स्टोर नहीं करा पाएंगे। सेकेंड है शॉर्ट लेता है हमारे पास 2 बाइट्स। फिर कैरेक्टर भी जावा के अंदर लेता है 2 बाइट्स। फिर आता है बुलियन हमारा लेता है 1 बाइट। फिर आता है इंटीजर हमारे पास लेता है 4 बाइट्स। फिर आता है लॉन्ग लेता है 8 बाइट्स। उसके बाद फ्लोट फॉर फ्लोटिंग वैल्यूज, फ्लोट लेता है हमारे पास 4 बाइट्स एंड डबल मेमोरी के अंदर लेता है 8 बाइट्स को। अब इनकी अपनी कुछ रेंज होती है, जैसे शॉर्ट की अपनी एक रेंज होगी जो आपको आर्टिकल के अंदर नेक्स्ट जो आपके पास रीडिंग मटेरियल होगा उसके अंदर आप देख सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर हम क्या स्टोर करा सकते हैं, ए से लेकर छोटे जी तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जैसे @ हो गया, जैसे % हो गया, या फिर कॉमा हो गया, इस तरीके के कैरेक्टर्स भी स्टोर होते हैं। बूलियन के अंदर या तो हम स्टोर करा सकते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। इंट के अंदर हम -2 बिलियन से लेकर
+2 बिलियन तक सारे के सारे नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं, बट विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। लॉन्ग के अंदर हम इससे भी लार्जर रेंज के नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। फ्लोट के अंदर हम पॉइंट के साथ मतलब डेसिमल के साथ नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। एंड डबल के अंदर हम और भी लार्जर नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं जो डेसिमल वैल्यू के साथ आते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें अभी अभी याद कर लेनी है वो है डेटा टाइप्स का साइज़ क्या होता है। ये जो रेंज होती है इसको हम बाद में पढ़ के बाद में मन करे तो याद रख सकते हैं, बाकी इंटरव्यूज़ में ज़्यादा इतना रेंज पूछी नहीं जाती। बट आपको अगर पता हो, थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन सा डेटा टाइप बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो हमें एब्सोल्युटली पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट रेंज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डिपेंडिंग अपॉन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है क्या, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। पर हाँ, ये कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी के अंदर उसका हमें पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल का नाम है सम ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने हैं। एक वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का जिसको हम नाम देंगे ए के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। मान लीजिए हमने 10 स्टोर कर ली, तो इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया, अपना एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर लिया ए जिसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर की है 10। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, एक और वेरिएबल डिफाइन करना है बी के अंदर हमें कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है। मान लीजिए हमने 5 स्टोर कर ली, तो यहाँ हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया बी जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 5। उसके बाद हमें निकालना है इन दोनों का सम। तो सम निकालने के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं। इसका टाइप भी इंट ही होगा, इसको हम नाम देते हैं सम, या इसको सी भी नाम दे सकते हैं, डी भी नाम दे सकते हैं, एक्स भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने सम नाम दिया है क्योंकि वेरिएबल्स के नाम ना हमेशा लॉजिकल रखने होते हैं। ये चीज़ हमें इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प करेगी क्योंकि वो प्रोग्रामर बहुत इंप्रेसिव होते हैं जिनके वेरिएबल्स के नाम लॉजिकल होते हैं। मतलब वेरिएबल को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि वेरिएबल के अंदर स्टोर क्या है। अब सम क्या होने वाला है, हमें पता है मैथ होता तो क्या करते, मैथ में हमें पता है इंट a इज इक्वल टू 10 होगा, b इज इक्वल टू 5 होगा, तो हम क्या लिखते थे, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे लिख दिया करते थे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी, हम क्या लिखेंगे a प्लस बी एंड फिर अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इससे क्या होगा, a और b दोनों का सम कैलकुलेट होकर हमारे सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। इसका एक बार मेमोरी में विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं। जैसे ही हम ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा a जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। जैसे ही सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा b जिसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। और जैसे ही हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे इंट सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो सबसे पहले तो मेमोरी के अंदर a का सम लेकर आएंगे जो कि 10 है। फिर कंपाइलर भाग भाग के b की वैल्यू को ढूंढेगा, यानी ये वाली वैल्यू इसको लेकर आएगा, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों को ऐड किया जाएगा, ये बन जाएगा 15। अब मेमोरी के अंदर हमें एक नया वेरिएबल बनाना है विच इज सम। तो यहाँ पर किसी और जगह पर सम नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें टोटल वैल्यू मतलब इन दोनों का सम 15 आकर स्टोर हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम करवा सकते हैं सम को प्रिंट, यानी यहाँ हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और लिख देंगे सम। इस सम के कोड के लिए अपनी जो एग्जिस्टिंग क्लास थी उसमें पुराने कोड को हटा देते हैं और सबसे पहले डिफाइन करते हैं अपना वेरिएबल a, इंट a इज इक्वल टू 10। उसके बाद लिखेंगे इंट b इज इक्वल टू 5। फाइनली तीसरा वेरिएबल बनाएंगे सम इज इक्वल टू a प्लस बी एंड फिर हम प्रिंट करवा देंगे अपने सम की वैल्यू को। क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद अंदर लिखेंगे हम सम को। इसको कर लेते हैं सेव। अब टर्मिनल से सेम चीज़ को रन करेंगे एंड अब सम हमारे लिए प्रिंट हो गया विच इज़ 15। क्या किया इंटरनली, हल्का सा रिविजन और 10 को क्रिएट कर लिया मेमोरी के अंदर, 5 को क्रिएट कर लिया मेमोरी के अंदर, फिर a का और b का सम यानी 10 और 5 का सम विच इज़ 15 उसको स्टोर करा लिया सम के अंदर एंड उसको फाइनली हमने प्रिंट कर दिया बाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। अब हम एक स्पेशल चीज़ को डिस्कस करेंगे जावा के अंदर जिसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स ये वो कमेंट्स नहीं है जो हम एक दूसरे के ऊपर कॉलेज में पास करते हैं। ये कमेंट्स हैं जो हेल्पफुल कमेंट्स होते हैं, यानी कोड के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन
जो आप जावा में नहीं लिखना चाहते, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं जो भी आपके कोड को पढ़ रहा है उसको कि कोड के कौन से पार्ट का क्या मतलब है। कमेंट्स वो पार्ट, वो हिस्सा होते हैं हमारे कोड का जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे अगर मुझे किसी पढ़ने वाले को बताना है कि मेरा ये कोड क्या करता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर मैं एक कमेंट लिख दूंगी यहाँ पर, कोड टू कैलकुलेट सम। तो अब मेरे इस कोड को जो भी पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा कि नीचे किस चीज़ का कोड है, नीचे सम को कैलकुलेट करने का कोड है। एंड आप नोटिस करेंगे ये जो लाइन है ये इंग्लिश में लिखी हुई है। अगर यहाँ पर मैंने कोई सेमीकोलन नहीं लगाया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे पास कोई एरर नहीं आया ना सेमीकोलन लगाने से। पर यहाँ अगर मैंने सेमीकोलन हटा दिया तो फिर मेरे पास एरर आ जाएगा। इस कोड को मैं रन करने की कोशिश करूँगी तो मेरा कोड रन नहीं होगा, यहाँ एरर आएगा सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। बट अगर यहाँ सेमीकोलन लगा दिया और फिर मैंने कोड को रन किया तो फिर कोई एरर नहीं आएगा। तो कोड का ऐसा पार्ट जो सिर्फ कोड के बारे में चीज़ें बताता है पर एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके अंदर एरर्स नहीं होते, उसके अंदर गलतियां नहीं ढूंढी जाती, ये कोड का वो पार्ट होता है जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये ह्यूमंस के रीड करने के लिए है। उसको हम कहते हैं कमेंट्स। अब दो तरीके से हम जावा के अंदर कमेंट्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है दो फॉरवर्ड स्लैश लगाकर फिर हम जो भी लिखें वो कमेंट बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोड टू कैलकुलेट सम और उसके सामने मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश लगाए हुए हैं, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये कमेंट बन गई है। दूसरा तरीका होता है कमेंट्स को लिखने का, फॉरवर्ड स्लैश फिर एस्टरिस्क, फिर बीच में आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं एंड उसके बाद दोबारा फॉरवर्ड स्लैश। इसका क्या मतलब है, ये जो फर्स्ट मेथड होता है इसकी हेल्प से तो हम सिंगल लाइन कमेंट्स ही लिख सकते हैं। मतलब अगली लाइन में अगर मैं कुछ लिखूंगी हेलो तो ये कमेंट नहीं होगा, ये कोड का हिस्सा बन जाएगा। तो इसको कमेंट बनाने के लिए मुझे दोबारा से ये स्लैश लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे बहुत सारी लाइन में कमेंट्स लिखने हैं, मान लीजिए मैं हेलो वर्ल्ड दोबारा से यहाँ लिखना चाहती हूँ, तो 3 बार अलग अलग लिखने की जगह मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ, ये फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क एंड दोबारा से एस्टरिस्क और स्लैश, और बीच में जितना भी पार्ट मुझे लिखना था, कोड टू कैलकुलेट सम हेलो वर्ल्ड। अब बीच में जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली एक कमेंट बन जाएंगी। तो दो तरीके के कमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, एक होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ 2 स्लैश लगाते हैं, एक होते हैं जहाँ पर हम एस्टरिस्क यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो कोड में जब भी हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपने जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड, वो इंटरव्यूअर को अगर हम बताना चाहें कि क्या मतलब है इन पार्ट्स का, तो हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर भी। प्लस जब भी हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिस पर डिफरेंट टीममेट्स काम कर रहे होंगे या फिर कंपनी में जाकर हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो वहाँ दूसरे लोग बहुत बार आकर हमारा कोड पढ़ते हैं, तो उनको कोड बहुत आसानी से समझ में आए उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जावा के अंदर, इसका नाम है इनपुट। जावा के अंदर इनपुट किस तरीके से लिया जाता है उसकी हम बात करेंगे। अभी तक हम क्या सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि जावा के अंदर आउटपुट कैसे प्रिंट करवाना है, हम सीख चुके हैं वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, हम सीख चुके हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए उनके डेटा टाइप्स डिफरेंट क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनपुट कैसे लेनी है चीज़ें, यानी यूज़र से डेटा कैसे हमें इनपुट लेना है। जैसे गूगल सर्च कुछ भी सर्च करने के लिए सबसे पहले हमसे पूछता है कि हमें सर्च क्या करना है। वैसे हो सकता है हम कल को कोई प्रोग्राम बनाए, मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेटर बनाया और कैलकुलेटर में हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको a+b करवाना है, तो उसमें a की वैल्यू क्या होनी चाहिए और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यूज़र से पूछना पड़ेगा कि आप क्या एक्चुअली वैल्यू हमें देना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम को इनपुट लेनी पड़ेंगी कुछ वैल्यूज़। इनपुट लेने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर क्लास की, यानी जैसे हमने क्लास बनाई है ये जावा बेसिक्स, वैसे ही एक और क्लास है जो एग्जिस्ट करती है। इस क्लास का नाम है स्कैनर। अभी के लिए स्कैनर क्लास किसने बनाई है, क्यों बनाई है, उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ये स्कैनर क्लास बस ऑलरेडी जावा के अंदर पहले से बनी हुई है, सारे इसके रिलेटेड फंक्शंस भी बने हुए हैं। सिर्फ हमें क्या लिखना है, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in, और अपने कोड में
ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे import java.util.star। ये बहुत ही दो भयंकर लाइंस दिख रही होंगी, पर ये लाइन बहुत सिंपल है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। एंड मुझे पता है मैं बार बार कह रही हूँ हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, बट इनके मतलब जो है वो ऊप्स की क्लास में ही समझ में आएंगे जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए इन चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको फिर भी थोड़ा सा जानने का मन है तो ये एक पैकेज है जिसको हमने इंपोर्ट किया है। यानी कहीं और जावा के अंदर एक पैकेज होगा जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस बनी होंगी, जैसे हमने एक क्लास बना दी, हम एक और क्लास बना दे, 5-6 क्लासेस बना दे, उसमें अलग अलग तरीके का कोड लिख दे और उसको जोड़कर एक पैकेज बना दे। ऐसा ही हमने एक पैकेज यूज़ किया है, उस पैकेज का नाम है यूटिल। तो यूटिल पैकेज की सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली अपने कोड के अंदर। अब यहाँ पर एक स्कैनर क्लास हमने बनाई होगी पैकेज के अंदर कहीं, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ रहे होंगे। जैसे हम system.out लिखते थे वैसे ही इनपुट के लिए हमने यहाँ पर लिखा है system.in। और अब कुछ भी इनपुट लेने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, sc.next। तो इस इनपुट को हम स्टोर करा देंगे किसी स्ट्रिंग के अंदर, मान लीजिए इसको नाम हमने दे दिया इनपुट इज इक्वल टू। तो जो भी इनपुट आया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनपुट को कैप्चर करती है इस फंक्शन की हेल्प से जिसका नाम है नेक्स्ट। नेक्स्ट से जो भी इनपुट आ गया उसको हमने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम है इनपुट और यहाँ क्योंकि एक कर्ली ब्रेस हट गया था तो इसको हमने लगा दिया है। तो यहाँ से जो भी इनपुट कैप्चर हो जाएगा जावा में वो इस इनपुट के अंदर जाकर हो जाएगा स्टोर। इसको एक बार रन करके देखते हैं। हमने क्या पास किया, हमें कोई नेम पास करना है, तो मैंने नेम पास किया टोनी और मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया, क्योंकि टोनी जो है यहाँ पर आकर चला गया sc.next के पास, यहाँ पर sc.next के थ्रू मेरा इनपुट गया और इस इनपुट में जाकर स्टोर हो गया। पर उसके बाद स्टोर ही तो हुआ, मैंने उसको प्रिंट कहाँ कराया, तो हम उसको एक बार प्रिंट भी करवा कर देख लेते हैं। system.out.println इनपुट। अब दोबारा से मैंने कोड को रन किया, अब दोबारा से मैंने टोनी जो है उसको मुझे एंटर करना है, तो मैंने लिखा TONY टोनी और मैंने प्रेस किया एंटर। तो मेरे लिए क्या हुआ, दोबारा से टोनी मेरी स्क्रीन पर आकर प्रिंट हुआ। कैसे प्रिंट हुआ, पहले वो यहाँ इनपुट के अंदर स्टोर हुआ होगा, फिर मैंने इनपुट की ही वैल्यू को आउटपुट करा दिया, तो उसके अंदर जो वैल्यू थी यानी टोनी था वो मेरी स्क्रीन पर आउटपुट हो गया। तो हम इस .next का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को कैप्चर करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का नाम मुझे SC रखना है, इसका नाम मैं स्कैनर भी रख सकती हूँ। कुछ लोग इसका नाम सिर्फ S भी रख लेते हैं, SCN भी रख सकते हैं, पर मुझे SC रखना पसंद है। आप अपनी मर्जी से अपने स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का काम होता है बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैप्चर करना और उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना। तो यहाँ पर इसने किस तरीके के डेटा को कैप्चर किया, इसने कैप्चर किया एक स्ट्रिंग को। पर मान लीजिए मुझे पूरा नाम कैप्चर करना होता, जैसे अभी तक तो मैंने टोनी पास किया था, पर इस बार मैंने क्या पास किया, इस बार मैंने पास किया टोनी स्टार्क, यानी फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है। पर एंटर करके जब मैंने प्रिंट करवाया तो सिर्फ टोनी प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो नेक्स्ट है ना, ये फंक्शन सिर्फ स्पेस तक या नेक्स्ट लाइन तक ही कैप्चर करता है। जैसे ही आपने स्पेस दे दी ये आगे का सब कुछ इग्नोर कर देगा। तो इनपुट में सिर्फ टोनी स्टोर हुआ। अगर मुझे पूरे के पूरे नाम को स्टोर कराना था तो मुझे एक और नया फंक्शन यूज़ करना था जिसका नाम है sc.nextLine। तो स्पेसेस भी जब आपको स्टोर कराने होते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं, नेम इज इक्वल टू system.out.println नेम, और इन दोनों लाइंस को हम कर देंगे कमेंट आउट। तो इनको हमने कमेंट आउट कर दिया। अब हम पूरा का पूरा नाम कैप्चर करेंगे और फिर उसको करवाएंगे प्रिंट। तो दोबारा से कोड को रन करते हैं और इस बार एंटर करेंगे पूरा नाम टोनी स्टार्क। इस कोड को सेव करके रन करना था हमें, दोबारा से एंटर करेंगे नाम टोनी स्टार्क। तो इस बार हमारे लिए पूरा का पूरा जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरी की पूरी स्ट्रिंग थी वो प्रिंट हो जाएगी। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस भी लिखना चाहें पूरा, दिस इज श्रद्धा टीचिंग यू जावा,
तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी जाकर स्टोर हो जाएगी। यानी अगर पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा पैराग्राफ हमें इनपुट लेना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन का। अगर एक सिंगल वर्ड इनपुट लेना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट को। ऐसे ही अगर मुझे कोई नंबर इनपुट लेना है तो इंटीजर इनपुट लेने के लिए मैं यूज करूंगी नेक्स्ट इंट का। जैसे इंट नंबर इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने इस नंबर को। इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, सेव, नाउ रन। तो इस बार मुझे कोई नंबर एंटर करना है, मैंने एंटर किया 25, तो मेरे लिए 25 एको होकर वापस आ गया। 25 नेक्स्ट इंट के थ्रू इनपुट हुआ और वो सेव हुआ नंबर के अंदर, और फिर जाकर उसको हमने करवा दिया प्रिंट। तो जिस टाइप का हमारा नंबर, जिस टाइप की वैल्यू हम एंटर करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं, हमें उसी हिसाब से अपने फंक्शंस चेंज करने पड़ेंगे। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एक तो नेक्स्ट होता है वर्ड के लिए, नेक्स्ट लाइन होता है स्पेसेस के साथ, अगर आपको पूरा पैराग्राफ, पूरा सेंटेंस, पूरा आपको मल्टी वर्ड सेंटेंस लेना है तो। इंटीजर के लिए होता है नेक्स्ट इंट। उसी तरीके से फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है फ्लोट। प्राइस मान लीजिए हमें एंटर कराना है, इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तरीका क्या है लिखने का? बहुत इजी तरीका है इनको याद रखने का। नेक्स्ट तो हमें पता ही है, उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फ्लोट है तो फ्लोट का F कैपिटल है, इंट है तो इंट का I कैपिटल है, लाइन है तो लाइन का L कैपिटल है। और इसी तरीके से हम अब प्रिंट करवा सकते हैं अपने किसी प्राइस को। तो अब हमने एंटर किया, पहले तो हमें नंबर एंटर करना है, उसके बाद हमें कोई फ्लोटिंग वैल्यू एंटर करनी है, जैसे मान लीजिए 3.14। तो ये वापस से 3.14 हमारे पास एको होकर आ गया, प्रिंट होकर आ गया। अब टोटल कितने टाइप ऑफ इनपुट फंक्शंस होते हैं हमारे पास? काफ़ी सारे इनपुट फंक्शंस होते हैं। इनमें से सबसे बेसिक नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, इन तीनों को तो हमने पढ़ ही लिया है, ये तीनों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद बाइट टाइप का डेटा आपको एंटर करना है तो नेक्स्ट बाइट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट टाइप का करना है तो नेक्स्ट फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, डबल टाइप का करना है तो नेक्स्ट डबल यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट बूलियन यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। जिस भी टाइप का हमें इनपुट लेना है उसी टाइप का हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। सिंपली डबल टाइप का डेटा लेना है तो हम लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट डबल, और इसको स्टोर करा देंगे किसी डबल टाइप के वेरिएबल के अंदर। मैं चाहती हूँ इसको लेकर आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करिए। ये जो लास्ट के 3 हैं, कोशिश करिए इन तीनों के साथ आप एक एक वैल्यू को इनपुट लेकर उसको प्रिंट करवा रहे हो। थोड़ा सा हम खुद से चीज़ें करेंगे, हल्के से 1-2 एरर्स आएंगे, तब जाकर हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग है क्या, और खुद से एरर्स को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मोस्टली जो एरर्स होते हैं उनके मतलब वहीं पर समझ में आ जाते हैं। एंड बेस्ट तरीका बताऊँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपके पास छोटा सा भी एरर आता है तो सिंपली क्या करना है, उस एरर को कॉपी करना है और उसको गूगल पे पेस्ट करना है। गूगल हमें बेस्ट तरीका बता देगा कि उस एरर का क्या मतलब है, क्यों आपके पास वो एरर आ रहा है और उसको सॉल्व कैसे करना है। एक साइट आपको कोडिंग के अंदर बार बार देखने को मिलेगी जब भी आप चीज़ें गूगल कर रहे होंगे, एरर गूगल कर रहे होंगे। उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। ये स्टैक ओवरफ्लो नाम की साइट है जिसके अंदर बहुत सारी जो एरर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत साइट है। डेवलपर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, वही यहाँ पर जो सवाल हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। फ्री में आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, लोग आकर आपको हेल्प कर देंगे, आपके सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे, एरर्स के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड अभी हम जितनी भी जावा सीख रहे हैं, शुरू के 3-4 साल जो होते हैं आपके प्रोग्रामिंग में, उसमें शायद ही आपको ऐसा कोई एरर आए जो स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने पोस्ट ना किया हो, क्योंकि कोडिंग के अंदर सबको सेम टाइप के एरर्स आते हैं, क्योंकि मशीन्स हैं, वही सिमिलर गलतियाँ, मतलब थोड़े बहुत हम चीज़ें मिस कर देंगे तो वही सेम से एरर्स आते हैं। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। क्रोम पर जाकर हम थोड़ा बहुत जब खुद से हाथ पैर थोड़े से मारेंगे तो जितने भी एरर्स आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं कोड लिखते टाइम, उनसे घबराना नहीं है। वो हमें बहुत कुछ सिखाएंगे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे वो है सम ऑफ ए एंड बी। आप सोच रहे होंगे ये सवाल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब हम छोटे से ट्विस्ट के साथ करेंगे। पहले जब हमने सम निकाला था ए और बी का, तो हमने सिंपली क्या किया था, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए थे। इस बार हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम इनपुट लेंगे। कैसे इनपुट लेंगे? यूजिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें पता ही है कोड के अंदर हमें बनाना पड़ता है अपना स्कैनर ऑब्जेक्ट।
तो स्कैनर ऑब्जेक्ट को हम बना लेंगे। उसके बाद हम एक इंटीजर a को इनपुट कराएंगे sc.next int की हेल्प से। उसके बाद हम एक इंटीजर b को इनपुट कराएंगे यूजिंग sc.next int। उसके बाद हम एक सम वेरिएबल क्रिएट करेंगे int sum, और उसमें क्या करेंगे a प्लस b, एंड फाइनली हम प्रिंट करवा देंगे सम की वैल्यू को। तो छोटा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने ऐड कर दिया विच इज स्कैनर ऑब्जेक्ट, और इस बार सिंपली वैल्यू लिखने की बजाय हमने वैल्यू को इनपुट करा लिया है फ्रॉम द यूज़र। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने एक ऐसा कोड बना लिया है जो आपके लिए ऑटोमेटिक सम कैलकुलेट करके दे देता है, और आप अपने नंबर्स की वैल्यू को कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो इस कोड को एक्चुअली करते हैं। अब कोड को लिखने के लिए हमने ऊपर तो अपने पैकेज को इंपोर्ट ही कर रखा है, मतलब ये लाइन हमें हमेशा लिखनी है अगर हम स्कैनर यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी इनपुट लेना चाहते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले इनपुट लेंगे वेरिएबल इंटीजर a इज इक्वल टू sc.next int। उसके बाद इनपुट लेंगे वेरिएबल b sc.next int। आई होप ये sc.next int हमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे सम। सम के अंदर क्या वैल्यूज़ लिखने वाले हैं a प्लस b की वैल्यू को, एंड फाइनली हम प्रिंट करवा देंगे system.out.println सम को। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रन। सबसे पहले हमें एंटर करना है a की वैल्यू को। a को हमने एंटर किया है 10, फिर एंटर करेंगे b की वैल्यू को। b को हमने एंटर किया एज 5। उसके बाद क्या हुआ, हमारे लिए सम कैलकुलेट हुआ 10 + 5 = 15, वो वेरिएबल बना होगा मेमोरी के अंदर, एंड फिर सम हमारे लिए प्रिंट हुआ स्क्रीन पर विच इज़ गिवन एज 15। हम चाहे तो कोई और वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं a और b की जगह। हम चाहे तो यहाँ पर इंटीजर की जगह इन तीनों को हम फ्लोट भी ले सकते हैं, मतलब हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ को सम कर रहे हैं। तो एक फुल फ्लेज प्रोग्राम यहाँ पर हमने बनाया है, अपना पहला प्रोग्राम, जिसमें हम वैल्यूज़ को इनपुट भी ले रहे हैं, जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, जिसमें हमने वेरिएबल्स भी डिफाइन किए हैं, और जिसमें हमने कुछ आउटपुट भी दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है प्रोग्रामिंग में। अगर यहाँ तक आपको हमने पूरा का पूरा कोड कैसे लिखा, सम का इनपुट कैसे लिया, आउटपुट कैसे लिया, वेरिएबल कैसे डिफाइन किए, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे असाइन करी, अगर इतना पार्ट आपको समझ में आया है तो मतलब प्रोग्रामिंग जर्नी में हम अभी बहुत ही ज़्यादा शानदार कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली इस चीज़ को समझना बहुत बड़ी चीज़ है। तो कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई हो, एंड इसी तरीके से हम आने वाले प्रोग्राम्स में बहुत सारा लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल जिसको हम करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? a एंड b का प्रोडक्ट कहने का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई b। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैथ के अंदर सम होता है, जैसे मैथ के अंदर प्रोडक्ट होता है, वैसे ही जावा के अंदर सम होता है और जावा के अंदर प्रोडक्ट होता है। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह हम एस्टरिस्क लगा देते हैं जावा में। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो वही हमें अपनी स्कैनर ऑब्जेक्ट बनानी है। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे a को यूजिंग sc.next int। फिर इनपुट ले लेंगे हम b को यूजिंग sc.next int। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, प्रोडक्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, एंड फाइनली प्रिंट करवा देंगे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को। तो यही सेम सा कोड हमें लिखना है जैसा कोड हमने सम के लिए लिखा था, बस यहाँ पर सम की जगह हम प्रोडक्ट ले लेंगे और प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, और लास्ट में उसी प्रोडक्ट को हम करवा देंगे प्रिंट। अब इसके लिए कोड लिखते हैं डायरेक्टली। इनफैक्ट क्या करते हैं, अपने पुराने कोड में चेंजेस करते हैं। हमारे लिए स्कैनर वाली जो लाइन है वो कांस्टेंट रहेगी, a और b वही सेम a और b हमें इनपुट लेने हैं, पर इस बार हमें सम कैलकुलेट नहीं करना। इस बार हमें क्या करना है, इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये वही एस्टरिस्क यानी स्टार वाला साइन है जिसको हमने पहले यूज़ किया था। इसको यूज़ करते ही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई b पहले कैलकुलेट होगा और फिर वो प्रोडक्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। एंड अब हम प्रिंट करवा देंगे प्रोडक्ट को। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको करते हैं रन।
तो सबसे पहले a एंटर करते हैं, 10 हमने एंटर किया, b एंटर करते हैं, 5 एंटर किया, और प्रोडक्ट क्या आया 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट अब एक और छोटा सा कोड लिखेंगे और इस कोड में हम क्या करने वाले, कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। अब जिन स्टूडेंट्स का मैथ वाला ज़्यादा बैकग्राउंड है नहीं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी भी सर्कल की अगर हमें रेडियस गिवन हो, मतलब ये रेडियस r है और रेडियस की वैल्यू अगर हमें गिवन है, तो सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई रेडियस का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। और यहाँ पाई की क्या वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है विच इज इक्वल टू 3.14 और 22/7। तो हमारे क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम इनपुट लेंगे इस रेडियस को, हम इनपुट लेने वाले हैं रेडियस को, उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे एरिया। इस वेरिएबल का टाइप मान लीजिए हमने रख दिया फ्लोट, तो फ्लोट टाइप का हमने एरिया वेरिएबल बनाया और फिर क्या करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। इस तरीके से पाई आर स्क्वायर करके हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया और अब प्रिंट करवा लेंगे अपने एरिया वेरिएबल को। वही सेम प्रोसेस रहेगा, पहले कुछ वैल्यू इनपुट लेनी है, फिर उससे कुछ काम करवाना है, फिर हमें कुछ आउटपुट प्रिंट करवाना है। इनपुट क्या लेना है, इनपुट लेना है रेडियस, काम क्या करवाना है, काम में कैलकुलेट करवाना है एरिया, मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। आउटपुट में क्या करवाना है, आउटपुट में प्रिंट करवाना है हमें एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। अब इसका कोड लिख कर देखते हैं। कोड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्कैनर क्लास तो हमें बनाए रखनी है, क्योंकि कुछ भी इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक फ्लोटिंग वेरिएबल बना लेते हैं रेडियस, यानी 3.14 भी हो सकती है रेडियस, 4.85 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो रेडियस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। उसके बाद फ्लोट टाइप का ही हम एरिया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। एंड फाइनली क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, हम प्रिंट करवाएंगे अपने एरिया वेरिएबल को। अब इसको करते हैं रन। रन करने के लिए हम जा रहे हैं अपने टर्मिनल में एंड यहाँ पर एक एरर आया है। एरर आया है कि हम डबल को फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। यहाँ पर डबल और फ्लोट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, बेसिकली जो भी आप डेसिमल वैल्यू, हम अपने प्रोग्राम में कोई भी अगर डेसिमल वैल्यू लिख देते हैं और हम बताते नहीं कि ये डेसिमल वैल्यू फ्लोट है या डबल है, क्योंकि दोनों के अंदर ही डेसिमल यूज होता है, तो जावा ऑटोमेटिकली हर डेसिमल वाली वैल्यू को डबल ले लेता है, उसको फ्लोट नहीं मानता। तो किसी भी डेसिमल वैल्यू को, मतलब इस 3.14 को डबल की जगह फ्लोट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लगा देंगे एक छोटा सा f। जैसे ही हम किसी डेसिमल वैल्यू के साथ f लगा देते हैं वो एक फ्लोटिंग वैल्यू बन जाता है, जैसे ही वहां से f हटा देते हैं तो वो एक डबल वैल्यू बन जाती है। क्योंकि हम हमारी रेडियस भी हमने फ्लोटिंग टाइप की ली है, हमारा एरिया भी हम फ्लोट टाइप का ले रहे हैं, तो इस 3.14 को भी हमें फ्लोट ही लेना पड़ेगा। तो इसको फ्लोट ले लेते हैं, तो उसके लिए हम f लगा देते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम f लगाकर दोबारा रन करेंगे अब कोई एरर नहीं आएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपना रेडियस एंटर करना है, और जैसे ही इसको एंटर किया तो एरिया क्या निकल कर आया, एरिया आया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इवेंचुअली 3.14। तो हमारे लिए एरिया प्रिंट हो गया 3.14। अगर यहीं पर हमारी जो रेडियस होती वो 1 की जगह हम 2 एंटर करते तो एरिया आ जाता 12.56। क्यों आया 12.56, क्योंकि यहाँ होता 2 multiplied by 2 which is equal to 4 and 4 multiplied by 3.14 is 12.56। तो इस तरीके से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कोड लिखा है एक सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने का, सेम तरीके से हम कोड लिख सकते हैं स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करने का, रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का, सर्कल की सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने का। तो मैथ के अंदर जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेशंस थी उन सब को हमारा कोड हमारा बिना दिमाग लगाए हुए खुद से कैलकुलेट करके दे देता है। हमें सिर्फ दिमाग लगाना होता है स्टेटमेंट्स का, हमें सिर्फ दिमाग लगाना होता है कंप्यूटर से कैसे काम करवाना है उस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावा के अंदर टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग के बारे में। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन का बेसिक मतलब है जावा के अंदर जब हम एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करते हैं।
ये कन्वर्जन कब होता है? ये कन्वर्जन तब होता है जब हमारे टाइप्स कंपैटिबल हों, यानी हम इंट और फ्लोट के बीच में कन्वर्जन कर सकते हैं, पर हम इंटीजर को हम चाहें कि उसे बूलियन बना दे, वैसा कन्वर्जन जावा के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स में ही कन्वर्ट कर पाते हैं। इस तरीके से कंपैटिबल टाइप्स में ही कन्वर्जन होता है। और दूसरी कंडीशन होती है कि जो हमारा डेस्टिनेशन टाइप है वो सोर्स टाइप से बड़ा होना चाहिए। इसका बेसिक मतलब एक बार समझते हैं। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप का इंट ए, जिसमें स्टोर करा रहे हैं वैल्यू 25। अब हम चाहते हैं कि हम एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाएं जिसको नाम दे बी, और इसके अंदर a को कर दें असाइन। तो a की वैल्यू एक तरीके से हम b में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम इस कोड को लिखकर साथ में system.out.println कर लेते हैं अपने b की वैल्यू को, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए 25 वैसे का वैसा अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं चीज को उल्टा कर दूं, यानी मैंने a को बनाया लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग a इज इक्वल टू 25, एंड b को मैंने बनाया इंटीजर टाइप का। अब मैं इंट b इज इक्वल टू a अगर लिखना चाहूं और मैं प्रिंट करवाऊं अब b की वैल्यू को, और इसको सेव करके अगर मैं रन करूं तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर कह रहा है कि कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट इज नॉट पॉसिबल। यानी इंटीजर को जब हम लॉन्ग के अंदर स्टोर कराना चाहते थे वो जावा ने अलाउ किया, लेकिन लॉन्ग को जब हम इंटीजर के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं वो जावा ने अलाउ नहीं किया। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि लॉन्ग का साइज जावा में इंट से बड़ा होता है। जैसे इंट होता है हमारा 4 बाइट्स का, तो अगर ये 4 बाइट्स की मेमोरी ले रहा है और इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल 25 स्टोर कराया, तो अब अगर हम एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाए b, तो इसका साइज होगा 8 बाइट्स का, जिसके अंदर ये 25 डायरेक्टली आकर कॉपी होकर सेव हो सकता है। तो सिनेरियो ए, जिसमें सबसे पहला ये कि हमारा टाइप कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब 25 ऑफ इंटीजर एंड 25 ऑफ लॉन्ग, ये दोनों कंपैटिबल है, नंबर्स ही हैं। इन दोनों के बीच में टाइप कन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन यानी डेस्टिनेशन का टाइप हमारे सोर्स के टाइप से बड़ा होना चाहिए। जब हम ये लाइन लिखते हैं लॉन्ग b इज इक्वल टू a, जहां पर a इंटीजर के बराबर है, तो यहां पर ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, क्योंकि हम सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में स्टोर कराना चाहते हैं। तो डेस्टिनेशन का जो साइज है यानी 8 बाइट्स, वो हमारे सोर्स के मतलब इंटीजर के साइज 4 बाइट से बड़ा है। दिस इज वाई जावा इसको अलाउ करता है। मतलब इस लाइन को जब हम लिखने जाएंगे जावा के अंदर तो कोई एरर नहीं आएगा और ये बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसके अंदर पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है क्योंकि टाइप्स कंपैटिबल है, नंबर्स है, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है क्योंकि लॉन्ग का जो साइज है वो सोर्स के साइज से बड़ा है, यानी इंट के साइज से बड़ा है। पर यही अगर हम दूसरी चीज करने जाएं, दूसरी चीज कौन सी, कि हमने एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका साइज है 8 बाइट्स का और इसके अंदर हमने 25 को स्टोर कराया है, और अब हम चाह रहे हैं कि हम एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इस वैल्यू को वापस से स्टोर करा लें। तो इसके अंदर जावा कहता है कि लॉसी कन्वर्जन होगा। लॉसी कन्वर्जन क्या होता है? ऐसा कन्वर्जन जिसमें आपका कुछ डेटा लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि 8 बाइट्स के अंदर ज्यादा डेटा होगा और 4 बाइट्स के अंदर कम डेटा स्टोर होगा। तो जब इस 8 बाइट का हम कुछ डेटा इंटीजर में स्टोर कराने जाएंगे तो वहां पर वो स्टोर हो नहीं पाएगा। इसीलिए इस कन्वर्जन को जावा लॉसी कन्वर्जन कहता है, और ये अपने आप जावा आपको कर नहीं देगा। तो टाइप कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो जावा ऑटोमेटिकली कर देता है। और कौन से टाइप्स के बीच में कन्वर्जन कर देता है? अगर आप बाइट का डेटा शॉर्ट में स्टोर कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल होता है, शॉर्ट का डेटा इंट में स्टोर कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है, इंट का फ्लोट में कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है, फ्लोट का लॉन्ग में कराना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होता है, लॉन्ग का डबल में कराना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होता है। मतलब इसका डेटा सिर्फ इसके आगे वाले टाइप्स में ही स्टोर हो सकता है, इंटीजर का डेटा सिर्फ इसके आगे वाले टाइप्स में ही स्टोर हो सकता है, लॉन्ग का डेटा सिर्फ डबल में ही स्टोर हो सकता है, कोई भी पीछे वाले टाइप की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे वाले टाइप में अगर डेटा स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो जावा में जो टाइप कन्वर्जन होता है इसको हम वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इंटीजर टाइप का डेटा लॉन्ग के अंदर स्टोर कराएंगे तो उस डेटा के पास ज्यादा जगह होगी सेटल डाउन होने के लिए, इसीलिए जो आपका एरिया है वो वाइड हो गया इंटीजर
टाइप के लिए, इसीलिए इसको वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं। साथ में इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। इम्प्लिसिट यानी जो अपने आप हो जाता है जावा में। तो अगर आप कोई टर्म सुने टाइप कन्वर्जन या वाइडनिंग कन्वर्जन या इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये सारे एक ही तरीके के कन्वर्जन होते हैं जिसमें छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को उठाकर बड़े और कंपैटिबल इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़े और कंपैटिबल डेटा टाइप में स्टोर किया जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाई, SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, और यहां पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू ली नंबर, पर मैंने स्कैन क्या कराया, मैंने स्कैन कराया नेक्स्ट फ्लोट को, और फिर मैंने प्रिंट किया system.out.println नंबर। अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहूं तो यहां पर जावा मुझे एरर दे देगा, क्योंकि फ्लोट को हम इंटीजर में असाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर अगर चीज उल्टी हो जाए, मतलब फ्लोट हो जाए नंबर और यहां मैं इनपुट लूं नेक्स्ट इंट को और फिर मैं नंबर को इनपुट करवाऊं, तो वो जावा अलाउ करेगा। यहां पर अगर मैं 16 पास करूं तो जावा ने क्या किया, उसको फ्लोट बना दिया, फ्लोट बना के उसको कन्वर्ट कर दिया टू 16.0। ये अलाउड है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट और वाइडनिंग और टाइप कन्वर्जन इन जावा। अब बात करते हैं जावा के अंदर टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग वो कन्वर्जन है जिसको जावा अलाउ नहीं करता, तो इसको हम जबरदस्ती करते हैं। मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं और जावा हमें कह रहा है कि आपका लॉस हो जाएगा डेटा का, पर फिर भी हम उन वैल्यूज को असाइन करना चाहते हैं नई वेरिएबल्स को, तो उस तरीके के कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग का नाम देते हैं। जैसे अगर हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है, फ्लोट a इज इक्वल टू 25.0, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं इंट b इज इक्वल टू a लिखने की। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसे में जावा हमें अपने आप तो ये कन्वर्जन करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि ये इसके डेसिमल पॉइंट्स जो हैं ये इंटीजर के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहां पर लॉस हो जाएगा डेटा का। तो हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती डेटा का लॉस सहते हुए अपनी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपली ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इंट b इज इक्वल टू, यहां पर हम वो टाइप लिखेंगे जिसमें हम कास्ट करना चाहते हैं, इंट a। तो इस लाइन में जावा एरर दे देगा, पर इस लाइन को अलाउ करेगा क्योंकि यहां हम टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंटीजर में, और यहां हम जावा को बता रहे हैं कि हमें पता है कि डेटा का लॉस हो जाएगा पर हमें फिर भी कन्वर्ट करना है। एक बार इन दोनों लाइंस को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि टाइप कास्टिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। इस स्कैनर को अभी हम रहने देते हैं, लाइन को हम क्या बनाएंगे, हम एक फ्लोटिंग वेरिएबल बनाएंगे a इज इक्वल टू 25.0। इनफैक्ट इसको 25.12 लिख देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे डेसिमल के बाद भी कोई वैलिड वैल्यू है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंटीजर बनाने की, इंट b इज इक्वल टू a हमने लिखा। तो इस इंट b इज इक्वल टू a को जब हम रन करेंगे तो ये तो हमें दे देगा एरर और बोलेगा कि पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन आपका हो रहा है डबल से फ्लोट में। अब यहां पर f लिख देते हैं क्योंकि ये इसको भी डबल ले रहा है तो वो कन्वर्जन भी अलाउ नहीं कर रहा, तो यहां हमने फ्लोट लिख दिया। क्लियर? इसको एक बार दोबारा रन करते हैं तो यहां एरर आएगा कि पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन आपका हो रहा है फ्रॉम फ्लोट टू इंट, कि आप जबरदस्ती फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम जावा को बोलेंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता और हमें तो करना ही करना है इंट में कन्वर्ट। और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद क्या होगा, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब कोई एरर नहीं आया, सक्सेसफुली कोड रन हो गया। एंड अब अगर हम रन करके देखना चाहें कि एक्चुअली b की वैल्यू क्या हो गई, तो यहां हम लिखेंगे b। तो हमारा ये जो फ्लोटिंग वैल्यू थी 25.12 ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर बन गई है 25। सिंपली क्या हुआ, टाइप कास्टिंग ने पीछे का पूरा ये डेसिमल वाला पार्ट हटा दिया और सिर्फ उसका इंटीजर पोर्शन रखा है। अगर मैं यहाँ 25.9999 भी लेती तो ये उसको राउंड ऑफ करके 26 नहीं करता, ये उसके सारे डेसिमल हटा के उसको 25 ही लेता। तो हमें ऐसा कभी भी एज्यूम नहीं करना कि मैथ की तरह राउंड ऑफ हो जाएगा कोडिंग में कोई राउंड ऑफ नहीं होता। हमेशा क्या होता है, डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज हट जाती हैं। हमने यहाँ क्या किया, ये जो डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज थी 0.99, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता था कि हमारी CGPA का डेटा हो। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा रियल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं फ्लोटिंग टाइप के, हमने स्कोर किया है 99.999F एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक marks2 नाम का वेरिएबल बना रहे हैं
जिसमें हमने कर दिया इंटीजर में टाइप कास्ट अपने मार्क्स को। अब इसकी वजह से हमें बहुत भारी नुकसान होगा, और ये जो नुकसान है क्लास के टॉपर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? कि जो उनका 99.99 था, जिसको हम बोल देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर किया था, अब उसकी जगह क्या हो गया, उनका एक पूरा का पूरा मार्क्स उन्होंने लूज कर दिया और 99 हो गया। तो ये जो 0.99 था, अगर हम मार्क्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है जिसको हमने अभी लूज कर दिया। पर हो सकता है कुछ कुछ केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ना हो। जैसे मान लीजिए एक सिंपल नंबर है जिसको हम बस एक नंबर 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन हम लूज नहीं कर रहे होंगे। तो उस केस में अगर 99 प्रिंट होता है तो इस 99 के डेटा को लॉस्ट करने का हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज हम सेंड कर सकते हैं। तो हमें खुद से डिफाइन करना होता है टाइप कास्टिंग में कि हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को लूज तो नहीं कर रहे, और अगर लूज नहीं कर रहे तो फिर हम कर सकते हैं अपने डेटा को टाइप कास्ट। अब जैसे टाइप कन्वर्जन को हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन या वाइडनिंग कन्वर्जन कहते थे, वैसे ही टाइप कास्टिंग को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं नैरोइंग कन्वर्जन, यानी ये चीजों को छोटा कर देता है, डेटा को छोटे डेटा कंटेनर में स्टोर करा देता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट यानी जो जबरदस्ती आउट ऑफ आवर वे जाकर हमने किया है। अब एक और स्पेशल चीज देखते हैं टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड हमारे कैरेक्टर्स में। अगर मैं एक कैरेक्टर लू, कैरेक्टर CH इज इक्वल टू A, और इसको मैं कोशिश करूं टाइप कन्वर्ट करने की टू अ नंबर n, यहां पर इसको मैं नंबर ही लिख देती हूं, इंटीजर टाइप का नंबर है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूं, मतलब मैं कैरेक्टर की वैल्यू को एक इंटीजर के अंदर स्टोर कराना चाह रही हूं। तो उस केस में क्या मेरे पास एरर आएगा या मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर जाएगा? उसके लिए हम देखने वाले हैं। तो प्रिंट करवा रहे हैं नंबर को, और अब रन करेंगे अपने नंबर को। तो क्या प्रिंट हुआ? मेरे लिए प्रिंट हुआ 97। तो जावा के अंदर टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है जब भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने किसी कैरेक्टर को एक नंबर के अंदर। तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड एक नंबर होता है जावा के अंदर। इस पर बेस्ड हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करेंगे जब हम कैरेक्टर्स को किसी ना किसी तरह मैनिपुलेट करके नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर अगर ए की जगह मैं मान लीजिए B होता है, यहां पर एक और कैरेक्टर ले लेते हैं इनफैक्ट CH2, जिसमें स्टोर कराते हैं B। और अब क्या करेंगे, एक नंबर 2 ले लेते हैं जिसमें स्टोर करा रहे हैं CH2 का कन्वर्जन। और अब अगर मैं नंबर 2 का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाऊं तो वो सिंपली क्या होगा, नंबर 1 के वैल्यू से बिल्कुल अगला होगा। यानी नंबर 1 तो 97 है और नंबर 2 हमारे पास आ गया 98। उसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कैरेक्टर C हमारा होगा उसकी वैल्यू 99 होती है, कैरेक्टर D की वैल्यू 100 होती है, कैरेक्टर E की वैल्यू 101 होती है, एंड इसी तरीके से Z तक जाते रहते हैं। इनफैक्ट आप कैपिटल वाले A की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और उसको भी एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे तो कैरेक्टर्स की वैल्यू भी एक एक आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके की एक सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जावा के अंदर टाइप प्रमोशन की, जब भी हम एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें मान लीजिए हमने लिखा है A+B मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई E, इस तरीके का कुछ हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें हर किसी अलग वेरिएबल का अलग डेटा टाइप है। मान लीजिए ये हमारा एक इंट है, ये एक फ्लोट है, ये एक कैरेक्टर है और ये एक लॉन्ग है। तो इस तरीके के जब एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसमें टाइप प्रमोशन नाम का एक फिनोमेना होता है जो जावा के अंदर एग्जिस्ट करता है। टाइप प्रमोशन मतलब इसमें 2 रूल्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला ये कि जावा ऑटोमेटिकली जो आपका बाइट टाइप होगा, शॉर्ट टाइप होगा, कैरेक्टर टाइप होगा, इन तीनों टाइप्स को प्रमोट कर देता है। मतलब इनका साइज बढ़ाकर उन्हें इंटीजर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा, मान लीजिए आपने डिफाइन किया कैरेक्टर A इज इक्वल टू A और शॉर्ट B इज इक्वल टू 50, और अब आप लिखे A+B, तो इस A+B में सबसे पहले तो ये कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा जावा, और फिर B को भी इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एंड उसके बाद इनका जो सम है वो कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला रूल टाइप प्रमोशन का एक्सप्रेशंस में कहता है कि जो भी आपका बाइट, शॉर्ट या कैरेक्टर टाइप का डेटा है एक एक्सप्रेशन के अंदर, उसे जावा इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपने लिखा कैरेक्टर A इज इक्वल टू A और दूसरा हमने लिखा कैरेक्टर B इज इक्वल टू B। तो अगर
अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहें system.out.println और मैं लिखूं b माइनस ए, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? उसका रिजल्ट कायदे से आना चाहिए 1। 1 क्यों आना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले b इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर a इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और b माइनस ए की वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। अब हमें पता है ये b का इंटीजर फॉर्म क्या होता है, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। इंटीजर में टाइपकास्ट करके b का इंटीजर फॉर्म एंड उसके बाद a का इंटीजर फॉर्म। b को अगर इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 98, a को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 97। और जब मैंने b माइनस ए किया तो क्या हुआ, b भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जावा ने ऑटोमेटिकली, a भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इन दोनों का रिजल्ट आया 98 माइनस 97 इज इक्वल टू 1। तो जावा ने इंटीजर 1 को प्रिंट करवा दिया। यहीं पर अगर मैं कहती system.out.println a हो जाए तो a को जावा प्रमोट नहीं करेगा, a को क्या प्रिंट करवाएगा, a को एज a ही प्रिंट करवाएगा। टाइप प्रमोशंस सिर्फ एक्सप्रेशंस के साथ होता है, जहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरीके के ऑपरेशंस होने लग जाते हैं। जब भी आप नॉर्मल वेरिएबल को लिखेंगे तब टाइप प्रमोशन जावा नहीं करेगा। इसको हम और भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे अगर यहां पर मैं लिखूं कैर सी इज इक्वल टू a माइनस बी, तो यहां पर क्या होगा, इसको तो कर देते हैं कॉमेंट आउट, इसको सेव करके दोबारा से एक बार करते हैं रन। तो यहाँ एक एरर प्रिंट हो गया। एरर क्या प्रिंट हुआ कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर से कैरेक्टर में। ये कह रहा है कि a माइनस बी एक इंटीजर बन गया है और c एक कैरेक्टर है, तो आप इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहीं पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले हमने शॉर्ट टाइप का डेटा बनाया a इज इक्वल टू 5, उसके बाद हमने बाइट टाइप का डेटा बनाया b इज इक्वल टू 25, उसके बाद हमने कैरेक्टर लिया c इज इक्वल टू c। एंड अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अब हम कोशिश करते हैं इसको एक डेटा में प्रिंट करवाने की। मान लीजिए हमें फाइनल आउटपुट चाहिए बाइट bt इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और इसको अगर मैं रन करवाना चाहूँ तो ये मुझे आउटपुट देगा कि इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि आप देखेंगे इनमें से कोई भी इंट नहीं है। आपने पहला जो a बनाया वो शॉर्ट है, b बनाया वो बाइट है, c बनाया वो कैरेक्टर है, bt बनाया वो बाइट है, a b c तीनों अलग टाइप के हैं। फिर भी ये कह रहा है कि इंट से बाइट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने राइट में क्या किया, इसने सबको अल्टीमेटली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर भी अगर हम लॉसी कन्वर्जन करना चाहते हैं तो इसको भी टाइपकास्ट कर देंगे। टाइपकास्ट करके सब कुछ पॉसिबल है। टाइपकास्ट करके ये जो इंटीजर वैल्यू जावा ने कैलकुलेट की थी इसको हमने बाइट में कन्वर्ट कर दिया, और बाइट में कन्वर्ट करके कुछ अजीब सा ही आंसर आएगा जिसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब ये जो आंसर मैं प्रिंट करवाऊंगी बाइट का, ये कोई सेंस नहीं बनाएगा, बस ये आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो -127 आंसर आया है, कोई सेंस नहीं है इसका। दूसरा रूल टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशंस का कहता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर लॉन्ग है, फ्लोट है या डबल है, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा या फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा या डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर लार्जेस्ट पॉसिबल हमारे पास डेटा टाइप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर लॉन्ग है तो सारे के सारे बाकी डेटा टाइप्स भी लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो लार्जेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर लार्जेस्ट पॉसिबल डबल है तो सारे के सारे डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक इंटीजर लिया a जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 10, इसके बाद मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू ली b जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 20.25f। इसके बाद मैंने क्या लिया, इसके बाद मैंने एक लॉन्ग लिया जिसके अंदर c मैंने वैल्यू असाइन की 25 एंड उसके बाद मैंने एक डबल वैल्यू ली d इज इक्वल टू 30। और अब अगर मैं इन चारों का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो यहां पर आएगा डबल आंसर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। इसको अगर मैं सेव करूं और उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊं अपने आंसर की वैल्यू को, तो मेरे लिए जो फाइनल वैल्यू प्रिंट होगी वो डेसिमल के साथ प्रिंट होगी। इस लाइन ने अल्टीमेटली क्या किया, a जो कि एक इंटीजर वैल्यू थी उसको डबल में कन्वर्ट किया, b जो कि एक फ्लोट वैल्यू थी उसको भी डबल में कन्वर्ट किया, c जो कि एक लॉन्ग वैल्यू थी उसको भी डबल में कन्वर्ट किया, और d तो ऑलरेडी डबल था। इन चारों डबल वैल्यूज का पहले सम कैलकुलेट हुआ, फिर वो आंसर के अंदर असाइन हुआ। कैसे चेक कर सकते हैं डबल ही कैलकुलेट हुआ क्या, यहाँ पे अगर आंसर को
मैं एक इंटीजर बना दूं एंड उसके बाद मैं ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि लॉसी कन्वर्जन आप करने की कोशिश कर रहे हैं डबल से इंट में। राइट साइड कह रहा है कि डबल ही डबल है, लेफ्ट साइड कह रहा है कि आप डबल को इंट में असाइन कर रहे हैं। मतलब राइट साइड इसने चारों के चारों जो वेरिएबल्स हैं उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये होता है सेकेंड टाइप ऑफ टाइप प्रमोशन इन जावा। दोनों टाइप प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज में यूज होते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे स्वीट तरीका इसको याद करने का ये है कि बाइट शॉर्ट कैरेक्टर जो छोटे छोटे डेटा टाइप्स होते हैं उनको तो इंटीजर बना देता है, और लॉन्ग फ्लोट डबल इन चारों में से बड़ा जो होता है, मतलब बहुत लॉजिकल है, एक्सप्रेशन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा डेटा टाइप जिस टाइप का होगा उसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा ताकि जो फाइनल आंसर निकल कर आए उसमें से कोई डेटा लॉस्ट ना हो जाए। इसको मैं हल्का सा और विजुअलाइज कराऊं तो हम सिंपली क्या बात कर रहे हैं, हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 3 बाल्टियां हैं। एक बाल्टी है जो थोड़ी सी बड़ी है, उसके अंदर पानी थोड़ा ज्यादा है। एक बाल्टी है जो उससे थोड़ी सी छोटी है, उसके अंदर पानी थोड़ा कम है। एक आपके पास ग्लास है अलग से, उसमें सबसे कम पानी है। और आप इन तीनों का पानी मिलाकर कहां पर रख सकते हैं? ऑब्वियसली बड़ी बाल्टी के अंदर ही तीनों का पानी मिक्स होकर जो है आ सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि ग्लास का साइज आप रख देंगे और उसी के अंदर तीनों का पानी मिक्स होकर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम क्या लेते हैं, हम एक्सप्रेशन का लार्जेस्ट पॉसिबल कंटेनर लेते हैं। मतलब इन तीनों में से जो सबसे बड़ी बाल्टी होगी उसी सबसे बड़ी बाल्टी का साइज हमें रखना पड़ेगा ताकि एक छोटी सी पॉसिबिलिटी हो कि तीनों का जो पानी है वो उस बड़ी बाल्टी के अंदर आ सके। यही सेम लॉजिक है जो जावा के अंदर अप्लाई होता है, बिकॉज जावा इज ऑल्सो रिटन बाय प्रोग्रामर्स। तो सेम वही ह्यूमन लॉजिक ही अप्लाई होता है किसी भी लैंग्वेज में। अब टाइप कन्वर्जन के अंदर ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, एक बाइट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है, बाइट b इज इक्वल टू 5। इसके अंदर वैल्यू हमने डाली है 5। अब हम क्या कर रहे हैं, हम b के अंदर b मल्टीप्लाइड बाई 2 को असाइन कर रहे हैं। मतलब b की वैल्यू को ही 2 से मल्टीप्लाई करके उसको उसी के अंदर असाइन कर रहे हैं। या तो आप ये लिख लीजिए या फिर एक नया वेरिएबल बाइट a इज इक्वल टू b इंटू 2, ये भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे तो भी कुछ गलत नहीं है। पर जावा के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो है नहीं। बाइट का साइज क्या होता है? बाइट का साइज होता है -128 टू +127। इसके अंदर ऑब्वियसली b की वैल्यू क्या थी? 5 इंटू 2। ये क्या देना चाहिए? इसको देना चाहिए 10। तो क्या 10 इस रेंज के अंदर लाई नहीं करता? रेंज के अंदर तो लाई करता है। फिर जावा क्यों एरर देगा? जावा इसलिए एरर देगा क्योंकि ये जो b है और ये जो 2 है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो मतलब ये एक एक्सप्रेशन बन गया और जावा ने टाइप प्रमोशन कर दिया है। जावा ऑटोमेटिकली इस b को एक इंटीजर बना देगा। तो अब ये जो 10 होगा ये बाइट का 10 नहीं होगा, ये एक इंटीजर का 10 होगा और जावा को लगेगा कि आपकी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। इसको होते हुए देखते हैं कोड के अंदर। अगर मैं यहाँ लिख दूं बाइट b इज इक्वल टू 5 और अब मैं कोशिश करूं बाइट a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई 2 करने की, एंड फाइनली मुझे क्या करना है? फाइनली मुझे प्रिंट करवाना है अपने a को। इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आएगा एक एरर। एरर कह रहा है कि कन्वर्जन इंटीजर से बाइट का अलाउड नहीं है। मतलब उसने b को तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, अब वो कह रहा है यहाँ तो इंटीजर ऑफ 10 है, उसको आप बाइट में कैसे स्टोर कर दोगे? बाइट तो छोटी बाल्टी है, छोटा डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा टाइपकास्ट दिस एंटायर थिंग टू बाइट। जब टाइपकास्ट कर देंगे तो सिंपल हो जाएंगी चीजें। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को कर देते हैं टाइपकास्ट और अब क्या हुआ? अब वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब b इंटू 2 ये 10 हो जाएगा। 10 ऑफ इंटीजर टाइपकास्ट हो जाएगा बाइट में, तो अब बाइट का 10 हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कर देंगे टाइपकास्ट। तो इवन दो लॉजिकली इसमें कोई गलती नहीं थी, मतलब लॉजिकली अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें तो लॉजिकली इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जावा में टाइप प्रमोशन होता है, उसी की वजह से ये स्टेटमेंट हमें एरर दे देता है। अब इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारा जावा का कोड एक्चुअली रन कैसे होता है। आपको अगर याद हो तो शुरुआत में हमने JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट नाम की एक चीज़ था, एक सॉफ्टवेयर था जिसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया था। अब ये जो जावा डेवलपमेंट किट होती है इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प के लिए होते हैं, पर हमें इन पर ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है इस JRE पर। JRE क्या होता है? JRE होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट।
ये एक मॉड्यूल होता है जावा डेवलपमेंट किट का, जिसके अंदर एक वर्चुअल मशीन होती है प्लस कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। हमें अभी इनके मतलब में नहीं घुसना, हमें बस इस तरीके से विजुअलाइज करना है कि JRE रन टाइम एनवायरनमेंट इसका एक सब पार्ट होता है, जिसके अंदर काफ़ी टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं टूल्स की हेल्प से हमारा एक जावा का कोड रन करता है। अगर वो सीक्वेंस देखें जिसकी मदद से हमारा जावा कोड रन करता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी हम कोड लिखते हैं वो एक फाइल के अंदर सेव होता है, और उसको सेव करने के लिए हम .java एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपनी फाइल का नाम लिखा था java basics.java, तो ये हमारी फाइल हो गई। इसको हम अपना सोर्स कोड भी कहते हैं। सोर्स कोड यानी वो कोड जो हमने एक प्रोग्रामर की तरह, एक कोडर की तरह लिखा है। इसको कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर अवेलेबल होता है। ये कंपाइलर को आप एक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं, या आप इसको सोच सकते हैं ये कोई ऐसा कोड है जो किसी और ने लिखा था। अब ये कोड आपको इनबिल्ट दिया जाता है JDK के अंदर। ये कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइलर इस सोर्स कोड को लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। ये इसी सोर्स कोड का अब एक चेंज्ड फॉर्म है, वो बस कोड की फॉर्म को चेंज कर देता है। अब .java के साथ साथ आपके सिस्टम में एक .class एक्सटेंशन की भी एक फाइल क्रिएट हो जाती है, जिस फाइल को हम नाम देते हैं बाइट कोड। बाइट कोड के अंदर हमारे कोड की फॉर्म चेंज हो जाती है, एंड उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन, ये भी एक सिस्टम है, वो क्या करता है, इस बाइट कोड को लेता है और इसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेटिव कोड यानी अगर आप विंडोज़ पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए अलग टाइप का नेटिव कोड प्रोड्यूस होगा, अगर हम मैक पर काम कर रहे हैं तो अलग टाइप का नेटिव कोड, अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो अलग टाइप का नेटिव कोड प्रोड्यूस होगा। तो जिस भी मशीन पर हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये बाइट कोड नेटिव कोड में अलग तरीके से कन्वर्ट हो रहा होगा। इसी रीज़न की वजह से जावा को एक पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है। पोर्टेबल लैंग्वेज यानी आप जावा का कोड किसी भी मशीन के अंदर लिख सकते हैं, यानी आप उसको विंडोज़ के अंदर भी लिख सकते हैं, मैक के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी, और लेकिन उस कोड को लिखने के बाद वो जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रन कहीं भी हो जाएगा, आप उसको दूसरे सिस्टम में जाकर भी रन कर सकते हैं। C++ के लिए कोड के लिए दिस इज नॉट ट्रू, दैट इज वाई C++ इज नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज बट जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। अब ये जो स्टेप्स हमने देखे, इसमें जब सोर्स कोड हमारे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं कंपाइलेशन, कोड का कंपाइल हो जाना, जिसको एक कंपाइलर कंपाइल करता है। इसी कंपाइलेशन स्टेज में अगर कोड के अंदर कुछ एरर्स होते हैं तो कंपाइलर हमें बता देता है कि आपने ये एरर्स किए, इनको आप ठीक कर लीजिए, तो उसको हम ठीक कर देते हैं, दोबारा रन कर देते हैं। एक बार जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन, जिसको जावा वर्चुअल मशीन कराता है, जिस एग्जीक्यूशन में ये बाइट कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है। नेटिव कोड 0 1 प्रॉपर ये आपका मशीन कोड की तरह होता है, जिसको सिर्फ मशीन समझ सकती है, हम नहीं समझ सकते, एंड उसके बाद ये कोड हो जाता है एग्जीक्यूट। तो किसी भी कोड के रन करने के पीछे दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है हमारा कंपाइलेशन का स्टेज, दूसरा स्टेज होता है हमारा एग्जीक्यूशन का स्टेज।